रिकॉर्डिंग सेंड कर देंगे। ठीक है, चलिए आज एक दो इन्हीं चीजों को हम समझते हैं। जैसे कि हमने कहा था कि कोई भी हाउस अगर बली होता है तो उसकी क्या प्रॉब्लम होती है, कोई हाउस निर्बली होता है तो उससे क्या दिक्कतें होती हैं। अब जैसे मैं अगर ये कहती हूँ कि किसी का 11th हाउस बली है लेकिन सेकंड हाउस 11th हाउस से वीक है, तो क्या हो सकता है, इसका क्या मतलब होगा? एक बार दोबारा बोलना मैम, मैंने सुना नहीं, सॉरी। देखिए, हम ये बात कर रहे थे कि एक तो हमारा मोटा सा नियम ये था कि कोई किसी भी हाउस में जब पॉइंट्स 28 से ज्यादा होते हैं या हम ये कहें कि 30 से ज्यादा होते हैं, है ना, हाँ जी। तो इसका मतलब है कि वो हाउस बली है। लेकिन हम ये जानते हैं कि हमारी चार्ट के कुछ हाउस ऐसे हैं जो हमारे लिए बली होना फेवरेबल है, कुछ हाउस का बली होना हमारे लिए अच्छी बात नहीं है जी। तो हमें ये समझना है कि किस हाउस के बली होने से हमारे लिए क्या अच्छा होगा और किसी हाउस के बली होने से हमारे लिए क्या दिक्कतें आएंगी। इसी तरीके से हर हाउस किसी न किसी तरीके से एक दूसरे से कनेक्ट है, तो उस हाउस के बली होने से दूसरे हाउस पे किस तरह का प्रभाव आएगा, ये चीज भी हमें समझनी चाहिए। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा कि सेकंड हाउस, एक सेकंड, ठीक है ना, मैंने कहा कि सेकंड हाउस में पॉइंट्स कम हैं और 11th हाउस में पॉइंट्स ज्यादा हैं। इसका क्या मतलब है? फाइनेंशियली रिच नहीं हो। उसको इसका मतलब ये है कि क्योंकि सेकंड हाउस जो है हमारा संचित धन है ना, हमारा बैंक बैलेंस है, तो वो नहीं होगा। 11th हाउस, अगर हमारा 11th हाउस बली है तो इसका मतलब यह है कि हमें प्राप्तियां तो अच्छी खासी होंगी, लेकिन सेकंड हाउस हमारा वीक है 11th हाउस से, तो इसका मतलब है कि हम उन प्राप्तियों को संभाल नहीं पाएंगे। यानी हम अगर हमें कितने भी गेन्स हो हम उन्हें खर्च कर देंगे, हम उन्हें स्टोर नहीं कर पाएंगे, बैंक बैलेंस नहीं होगा, वही होगा। बैंक बैलेंस नहीं जोड़ेंगे, कमाएंगे और उड़ाएंगे, कमाएंगे और उड़ाएंगे। ठीक ठीक है ना। इसी तरीके से अगर हम ये कहते हैं कि 11th, क्योंकि 11th हाउस को ना सबसे इंपॉर्टेंट हाउस माना जाता है, क्योंकि 11th हाउस ही है जो हमें सब कुछ देता है। इसलिए हम कहते हैं कि 11th हाउस में जितने भी प्लैनेट होते हैं अच्छी बात होती है, चाहे वहां क्रूर प्लैनेट हो चाहे सौम्य प्लैनेट हो। लेकिन यहाँ पे एक रूल हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि 11th हाउस में अगर क्रूर प्लैनेट होंगे तो वो बली अवस्था में होने चाहिए, निर्बली अवस्था में नहीं होने चाहिए, मतलब नीच के या पीड़ित नहीं होने चाहिए। उससे क्या होगा, अगर क्रूर ग्रह 11th हाउस में नीच होंगे या शत्रु राशि होंगे या किसी तरीके से पीड़ित होंगे तो हम ये कहेंगे वो हमें गेंस नहीं होने देंगे। लेकिन अगर क्रूर ग्रह यहाँ पर अच्छी अवस्था में होंगे, मतलब उच्च के हों, स्वराशि हों, मित्र राशि हों, शुभ ग्रहों से दृष्ट हों, तो ऐसी कंडीशन में वो गेंस हमें शुभ ग्रहों से भी ज्यादा देते हैं। तो मैम इसका मतलब कि अगर यहाँ पे 11th हाउस में नंबर भी ज्यादा हो, बिंदु भी ज्यादा हो और ग्रह नीच का बैठा हो, तो फिर क्या होएगा? तो फिर गेंस होंगे लेकिन मुश्किल से होंगे, थोड़ी दिक्कतें आएंगी। मतलब होता है ना, कोई हर काम में कुछ ना कुछ अड़चन आती है लेकिन काम हो जाता है, बिना अड़चन के नहीं होता। ठीक ठीक है, हमें यही सब समझना होता है कि हम ऐसी कंडीशन में क्या बोल रहे हैं, हम ऐसी कंडीशन में क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो हमने ये कहा कि 11, क्योंकि हमें यहाँ पर वैदिक और अष्टक वक्त दोनों साथ साथ चलाना है तो हमें सारी चीजें पता होनी चाहिए। अब हम 11th हाउस को आज थोड़ा सा और समझ लेते हैं अच्छे से। हमने कहा कि अगर 11th हाउस में पॉइंट्स ज्यादा है तो इसका मतलब ये इंडिकेशन है कि हमें गेन्स अच्छी मात्रा में होने वाले हैं। लेकिन अगर सेकंड हाउस में 11th हाउस से कम नंबर है तो इसका मतलब है कि हम उस गेन्स को संभाल नहीं पाएंगे, कहीं ना कहीं हम उन्हें खर्च करते रहेंगे। इसी तरीके से थर्ड हाउस और सिक्स हाउस, ये हमारे किन चीजों के घर होते हैं? थर्ड हाउस हमारे पराक्रम के घर है, छोटे भाई छोटे भाई बहनों, बहनों की कह छोटे सकते हैं भाई हम, है बहनों ना, के। अगर हम रिलेशन समझे इसमें तो हम कहेंगे ये हमारे छोटे भाई बहनों के होते हैं। और सिक्स हाउस कहेंगे हम या तो हमारे शत्रुओं के होते हैं या हमारी बीमारियों के होते हैं। ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि अगर 11th हाउस में जो भी पॉइंट्स जितने भी हैं, अगर ये हाउस उससे बली हुए, 11th से बली हुई, तो ऐसी कंडीशन में हमारे जो गेन्स है वो कहाँ चले जाएंगे, इन चीजों पे चले जाएंगे। यानी अगर सिक्स हाउस में हमारे 11th हाउस से ज्यादा पॉइंट्स होंगे तो हमारा पैसा या तो बीमारियों में चला जाएगा या कर्जे में चला जाएगा या लोग हमसे उधार मांग मांग कर ले जाएंगे। तो सिक्स हाउस, वैसे हम ये कहते हैं कि सिक्स हाउस हमारा बली होना चाहिए,
बली क्यों होना चाहिए 6 हाउस? 6 हाउस जो है ना एक बहुत इंपॉर्टेंट हाउस होता है। कंपटीशन। क्यों? क्योंकि एक तो हम इसे त्रिक भाव मानते हैं, नेगेटिव हाउस मानते हैं, लेकिन ये हमारे लिए अर्थ त्रिकोण का भाव है, तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव हाउस भी है। अगर हम इसे कहें तो ये हमारे 10th हाउस का 9th हाउस होता है। ठीक है ना? तो हमारे कर्म हमें कितना मौका मिलेगा, हम कितनी नेम फेम कितनी प्रतिष्ठा पाएंगे, हमें समाज में कितना सम्मान मिलेगा, वो चीज हमारा 6 हाउस ही बताता है। ठीक है? तो 6 हाउस हमारा बली होना चाहिए, लेकिन उस कंडीशन में जब हम जीवन में ग्रोथ करना चाहते हैं, हम जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, जब हम मेहनत से डरते नहीं हैं, जब हमें स्ट्रगल करने से दिक्कत नहीं है। ठीक है? तो लेकिन इस केस में मैम थर्ड हाउस में ज्यादा पॉइंट होने चाहिए। हाँ, थर्ड हाउस भी अगर हमारा बली होगा और 6 हाउस भी हमारा बली होगा, तो इसका मतलब ये है कि हमारी पर्सनैलिटी इतनी रॉयल होगी, इतनी जबरदस्त होगी कि कहते हैं कि अगर कोई खिलाड़ी है या कोई भी राज पॉलिटिशियन है, तो उन लोगों के चार्ट में ये हाउस आपको हमेशा बली मिलेंगे। क्योंकि वो लोग बहुत निडर होंगे, बहुत साहसी होंगे, मतलब किसी से डरने वाले नहीं, हिम्मत से काम लेने वाले, कभी हार मानने वाले नहीं, इस तरह की चीजें आती हैं इन दोनों हाउसेस से। मैम यहाँ बली आप प्लैनेट्स को कह रहे हो या नंबर से कह रहे हो, दोनों से? नंबर्स की बात कर रही हूँ वैसे तो मैं, अच्छा ठीक। लेकिन अगर यहाँ पे प्लैनेट भी होते हैं तो क्योंकि हमने दोनों चीजें बोली है ना, हम कह रहे हैं कि अगर नंबर्स भी हैं और प्लैनेट भी वहां अच्छे बैठे हैं, तो हम कह रहे हैं वो हाउस डबल मतलब पूरी तरह बली है। अगर हम कह रहे हैं नंबर्स तो वहां ज्यादा है लेकिन प्लैनेट वहां कोई नीच का बैठा है या कोई प्लैनेट ही नहीं बैठा है, तो ऐसी कंडीशन में वो एवरेज बली है। अब जैसे इनके चार्ट की अगर हम बात करें, इसी चार्ट की बात करते हैं, हमने कहा कि थर्ड हाउस में स्वराशि के बुध बैठे हैं, ठीक है ना, और पंच में सूर्य बैठे हैं, ठीक है ना, तो यानी यहाँ पे दो दो अच्छे ग्रह हो गए, एक तो उसी भाव का स्वामी हो गया और एक यहाँ पे सूर्य भी हो गया। सूर्य जो कि इस कुंडली का अच्छा ग्रह है, क्योंकि जब भी हम किसी ग्रह को देखेंगे, एक तो हम नेचुरल तौर पे देखेंगे उसे कि वो किस तरह का ग्रह है, दूसरा हम ये देखेंगे वो हमारे लिए कैसा ग्रह है ना। हो सकता है वो हमारा 8th लॉर्ड हो, 12th लॉर्ड हो, तब तो अच्छा नहीं है कहीं ना कहीं। लेकिन अगर वो है भी हमारे लिए अच्छा, हमारी कुंडली का पंचमेश है, 5th लॉर्ड है, तो ऐसी कंडीशन में वो बहुत ही अच्छा है और ऐसे में वहां पे पॉइंट्स भी ज्यादा हो गए, तो हम ये कहेंगे कि इनका थर्ड हाउस बहुत ज्यादा बली है। अगर यहाँ पे ये ग्रह ना होते, सिर्फ 0.30 होते, तो हम कहते हैं एवरेज बली है। अब मान लीजिए यहाँ पे हमने कहा कि सूर्य या बुध बैठे हैं, लेकिन यहाँ पे पॉइंट्स जो है 23 24 होते, तो हम कहते हैं पॉइंट्स के अकॉर्डिंग वो निर्बली है, लेकिन उसमें प्लैनेट अच्छे बैठे हुए हैं, तो भी हम उसे एवरेज बली कहते। मतलब हमारा कहने का मतलब ये है कि किसी भी हाउस को पूरा बल तब मिलता है जब उसमें पॉइंट्स भी ज्यादा हो और उसमें प्लैनेट भी अच्छे बैठे हों। और कोई भाव निर्बली तब होता है जब उसमें ना ही तो पॉइंट्स ज्यादा हो और ना ही उसमें कोई प्लैनेट ढंग का बैठा हो, या तो हो ही ना, या हो तो कोई वो पीड़ित प्लैनेट हो, नीच का, शत्रु राशि का हो, या पाप ग्रहों से दृष्ट प्लैनेट हो, इस तरह का हो, तो वो भाव पूरी तरह बर्बाद हो जाता है। और अगर एक चीज उसमें अच्छी है, या तो उसमें ग्रह अच्छे बैठे हो या उसमें पॉइंट्स अच्छे हो, तो वो एवरेज बली होता है। ठीक है, तो इसमें हम प्रिडिक्शन कैसे करते हैं, एक बार प्रिडिक्शन बता दो। जैसे अगर ये अब जैसे हमने देखा कि इसमें 11th हाउस में 35 पॉइंट्स हैं और थर्ड हाउस में 30 पॉइंट्स हैं और प्लैनेट भी अच्छे बैठे हैं, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे प्रिडिक्शन में? प्लैनेट अच्छे बैठे हैं और हमने कहा उसमें पॉइंट्स भी अच्छे हैं, क्योंकि 30 पॉइंट्स को हम अच्छे की एवरेज में ले लेते हैं ना, अच्छे की शुरुआत हो जाती है वहां से। तो हमने कहा थर्ड हाउस इनका बहुत बली है, इसका मतलब हम ये कहेंगे कि इनकी पर्सनैलिटी जो है वो बहुत रॉयल होगी, ये किसी से झुकने वाले दबने वाली पर्सनैलिटी इनकी नहीं होगी। ठीक है, मेहनत करने से ये कभी डरेंगे नहीं, जितनी मर्जी मेहनत कर सकते हैं, क्योंकि ये पराक्रम है, ये जितना बली होगा आपके अंदर पराक्रम करने की क्षमता उतनी ज्यादा होगी। अब हम ये देखेंगे क्या ये हाउस जो है, अगर पॉइंट्स के माध्यम से, सिर्फ पॉइंट्स के अकॉर्डिंग देखें, क्या 11th हाउस से ज्यादा बली तो नहीं है? अगर ये 11th हाउस से ज्यादा बली होता, तो हम ये कहते कि इनका पैसा इनके भाई बहनों पे खर्च हो जाता, ठीक। या ये अपने शौक पे खर्च कर लेते। यानी 11th हाउस से बहुत ज्यादा स्ट्रांग ये होंगे तो इनका पैसा या तो इनके भाई बहनों पे चला जाएगा या ये अपने शौक पे खर्च कर लेंगे।
ऐसे ही 6 हाउस को हमने कहा कि 6 हाउस अगर हमारा बली होगा तो हम कंपटीशन हमेशा चेस करेंगे, यानी हमें कंपटीशन में कोई हरा नहीं पाएगा। लेकिन हमें वहां पे भी ये ध्यान रखना होता है कि हमारा 6 हाउस बली है तो वो लगन से ज्यादा बली नहीं होना चाहिए। लगन से बली नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर लगन होगा तो क्योंकि जो चेजिंग करनी तो लगन को ही है ना। तो अगर हमारा लगन से चाहे एक ही नंबर कम हो बट लगन से कम होना चाहिए। वैसे हम कह रहे हैं कि उसे बली होना चाहिए आपको कंपटीशन में जीतने के लिए। अब हमने यहाँ पे सिर्फ हारने जीतने वाली बात की। दूसरी बात हम कह रहे हैं हमारे गेन्स की, हमें जो जीवन में प्राप्तियां होने वाली हैं, 11th हाउस की हमने की। तो कहने का मतलब है 11th हाउस से ये बली नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक तरफ हम कह रहे हैं कि 6 हाउस हमारा स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि 6 हाउस अगर स्ट्रांग होगा तो हमें जीवन में हम कभी किसी से डरेंगे नहीं, हम कोई शत्रु को हम अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे, हो ही नहीं पाएगा वो, क्योंकि अगर हमारा 6 हाउस बली होगा तो कोई शत्रु हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और 6 हाउस अगर हमारा वीक होगा, वीक होने के साथ यही चीज हमें समझनी होती है, वीक होने का क्या मतलब होता है और पीड़ित होने का मतलब क्या होता है। पीड़ित होगा तो हमारे शत्रु और रोग हमें जल्दी घेर लेंगे, ठीक है। 11th हाउस से ये बली हो जाएगा तो हम कहेंगे कि हमारा पैसा या तो हमारी बीमारियों पे चला जाएगा या हमारे शत्रु छीन के ले जाएंगे या हमारा कर्जे में चला जाएगा। अगर ये 11th हाउस से ज्यादा होगा तो अगर 11th से ये ज्यादा होगा तो ठीक मान लीजिए 11th हाउस में 30 पॉइंट्स होते हैं और इसमें 31 हो जाते हैं, ठीक है। ठीक है ना। मतलब 11th हाउस से 3rd हाउस और 6th हाउस के पॉइंट्स ज्यादा नहीं होने चाहिए और 2nd हाउस के ज्यादा होने चाहिए, ताकि जितने भी हम गेन्स करें जीवन में उनमें हम ज्यादा से ज्यादा को संभाल पाए, ठीक है ना। ठीक ऐसे ही अगर हम 7th और 8th हाउस की बात करते हैं, 7th हाउस हम कहते हैं हमारा मारक भाव होता है, 8th हाउस कहते हैं हमारी असाध्य बीमारियां होती हैं, है ना। अगर किसी के 7th और 8th दोनों हाउसेस में ज्यादा पॉइंट्स हो गए, किससे, लगन से, क्योंकि लगन का मारक भाव है ना 7th हाउस, लगन का ही असाध्य बीमारियां है 8th हाउस, ठीक है ना। तो लगन और 7th हाउस, सॉरी 8th हाउस और 7th हाउस में पॉइंट्स, देखिए किसी भी हाउस को हम ना ही तो पूरी तरह नेगेटिव कह सकते हैं ना ही पूरी तरह पॉजिटिव कह सकते हैं। किसी भी हाउस के बली होने से हमें कुछ परेशानियां होती हैं और कुछ फायदे होते हैं। जैसे अगर हमने ये कहा कि 8th हाउस हमारी कुंडली का अच्छा भाव नहीं है, क्यों अच्छा भाव नहीं है, क्योंकि वो हमें जीवन में अप एंड डाउन बहुत देता है। अगर बली होता है तो अचानक फायदा अचानक नुकसान। बाहर बादल कितने गरज रहे हैं ना, मैं 1 मिनट में दरवाजा बंद करके आती हूँ। तो हमने ये कहा कि अगर हमारा 8th हाउस बली होता है तो हमें जीवन में अप एंड डाउन बहुत देखने पड़ते हैं, क्योंकि ये हमारे अप एंड डाउन का भाव है। लेकिन साथ ही साथ ये हमें विरासत में मिलने वाले पैसे का भी तो भाव है, साथ ही हमारी लंबी आयु का भी तो भाव है। रंजना मैम, हाँ जी, ये मैं ना अपना इससे लैपटॉप से ज्वाइन कर रही हूँ, मुझे ऐड करो जरा। मैम अब मैं ज्वाइन कर नहीं पाऊंगी, मुझे पता नहीं चलेगा कैसे करना है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है, आप पे कर लीजिए ना, ओके जी मैं ओके। समझ नहीं पाती इसमें यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे में हमने ये कहा कि अगर 8th हाउस अगर हमारा बली होगा तो हमें अचानक पैसा मिलने के चांसेस ज्यादा होंगे, कहीं से भी हमें पैसा मिल सकता है, क्योंकि इसमें हमारा बहुत सारे अलग अलग हर वो पैसा होता है जो हमने नहीं कमाया। लेकिन अगर ये भाव हमारे लगन से बली होता है तो फिर ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कहा कि 8th हाउस और 7th हाउस के पॉइंट्स लगन से ज्यादा नहीं होने चाहिए, वरना ये हमें अच्छी हेल्थ नहीं देते हैं, ये हमें जीवन में बहुत समस्याएं देते हैं, बीमारियां भी देंगे और समस्याएं भी देंगे। तो इस तरीके से हमें हर हाउस के पॉइंट्स को लेकर चलना होता है। 10th हाउस है, हम हमेशा ये कहते हैं कि 10th हाउस में अगर पॉइंट्स कम होंगे तो हमें जीवन में क्या कहते हैं अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी, नेम फेम नहीं मिलेगा। 10th हाउस में हमारे पॉइंट्स हमें ज्यादा ही होने चाहिए, लेकिन हम हमेशा ये कहते हैं कि लेकिन 10th हाउस के पॉइंट्स 11 से कम होने चाहिए,
क्योंकि अगर 10th हाउस के पॉइंट्स ज्यादा हो जाएंगे 11 से, तो हम ये कहेंगे कि हमारे को मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी और हमें गेन्स कम होंगे। उसके अलावा अगर हमारे 10th हाउस में पॉइंट्स कम होते हैं और 10th हाउस पे हमारा पाप प्रभाव भी आ जाता है, यानी उसका जो स्वामी है वो भी अगर कहीं पीड़ित हो जाता है, तो हम ये कहते हैं हमारे कर्म नेगेटिव हो जाते हैं। यानी फिर हम अपने कर्मों से अपने स्टेटस को, अपने मान सम्मान को खुद ही चोट पहुंचाने लगते हैं। इसलिए 10th हाउस में पॉइंट्स 11 से कम जरूर होने चाहिए, बट बहुत ज्यादा कम नहीं होने चाहिए। क्योंकि बहुत से लोग अगर देखेंगे 10th हाउस में बहुत कम पॉइंट्स है और 11th में बहुत ज्यादा है, तो कहेंगे भाई वो तो तुम्हें बैठे बैठाए सब कुछ मिलेगा, तुम्हें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, तुम तो चांदी की चम्मच लेके पैदा हुए हो। चांदी की चम्मच लेके तो वो पैदा होते हैं, लेकिन फिर वो अपने ही कर्मों से, अगर उनके 10th हाउस पे पाप प्रभाव भी आ जाता है कहीं से, तो फिर वो अपने कर्मों से अपने उस सब नेम फेम और सबको मिट्टी भी मिला देते हैं। ठीक है, मैम 10th हाउस में मतलब कम होने चाहिए। 10th हाउस में कम नहीं होने चाहिए, सिर्फ 11th से कम होने चाहिए, हम ये कह रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा कम नहीं होने चाहिए। और पर अगर 11th से ज्यादा होए तो क्या 11 prediction से है? ज्यादा होगा तो फिर मेहनत ज्यादा करोगे और फायदा कम होगा। और अगर आप पाप प्रभाव क्या कह रहे हो? पाप प्रभाव में हम कहेंगे कि जो जैसे अब मैंने यहाँ पे बोला कि इनके मान लीजिए कि 11th हाउस में इनके 30 पॉइंट्स होते, हाँ ठीक है ना, 10th में जो है 33 हो गए, हाँ तो हमने कहा भाई ये मेहनत बहुत ज्यादा करेंगे, लेकिन इतने मेहनत का इन्हें रिजल्ट नहीं मिलेगा, इन्हें रिजल्ट बहुत कम मिलेगा, बहुत ज्यादा मेहनत पे बहुत कम रिजल्ट मिलेगा। हाँ ठीक है, एक चीज हमने ये बोली। दूसरा हमने कहा कि अगर 11th में ज्यादा पॉइंट्स हैं, तो हम कह रहे हैं 10th में कम पॉइंट्स हैं, तो इनको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, इनको बहुत ज्यादा फायदा होगा। हाँ अब मान लीजिए इनके 11th हाउस में मान लीजिए 25 पॉइंट्स होते, 25 पॉइंट्स होते, हाँ तो एक चीज तो बहुत अच्छी है कि इनको बिना कुछ करे सब कुछ मिलेगा, क्योंकि एक 25 है, एक में 35 है, तो 10 पॉइंट्स का डिफरेंस तो बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, या मतलब बहुत, मतलब बिना कुछ करे सब कुछ मिलेगा, हम ये कह रहे हैं। ठीक है, नहीं जैसे उल्टा बहुत से, करेंगे मैम, उल्टा अगर करते हैं, अगर 11th में कम है और 10th में ज्यादा है, इसलिए मैं पूछ फिर तो उसका तो सीधा मतलब है कि आप बहुत मेहनत करोगे, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, और साथ में रिजल्ट मिलेगा तो अगर बहुत थोड़ा साथ में मिलेगा। अगर दूसरे ग्रह होते हैं जैसे मंगल है, शनि है, ऐसे ग्रह बैठे हो साथ में तो और किस किसके साथ में? 10th में ही मंगल शनि बैठे हैं और ग्रह नंबर भी ज्यादा है 10th में। देखिए, नंबर अगर आपके ज्यादा हैं तो भले ही मंगल शनि बैठे होंगे, आप मंगल शनि आपको ज्यादा मेहनत करवाएंगे। ठीक है, ठीक ज्यादा मेहनत करोगे कम रिजल्ट मिलेगा, लेकिन अगर उसमें पॉइंट्स भी कम है, ठीक है, अगर 10th हाउस में पॉइंट्स भी कम है और उसके बाद मंगल शनि बैठे हैं, तो फिर आपके कर्म नेगेटिव वे में चलेंगे, फिर आप गलत कर्मों की तरफ अग्रसर हो जाओगे। क्या मतलब उसमें? मतलब कि देखिए, मैंने कहा इसमें पॉइंट्स कम है, हाँ मान लीजिए कि इसके 10th हाउस में 25 से या 25 या 25 से कम पॉइंट्स हैं, हम्म उसके बाद वहां पे मंगल शनि बैठे हैं, हम्म तो इसका मतलब हम कहेंगे कि वो इंसान गलत तरह के कर्म करता होगा, जो सामाजिक उसमें नहीं आते होंगे, और गलत कर्म से उसको पैसा ज्यादा मिलता होगा, यही वो बात अपने है। मान सम्मान को नुकसान पहुंचाएगा। हाँ, पैसे जरूर ज्यादा कमा लेगा, लेकिन उसके समाज में रिस्पेक्ट कुछ नहीं होगी। ठीक ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है, जब हम मंगल शनि बोल रहे हैं, तो मंगल शनि उस कुंडली के अच्छे प्लैनेट नहीं होने चाहिए। मान लीजिए मंगल या शनि में से कोई एक 10th लॉर्ड होके ही बैठा हो, हम्म तब वो नेगेटिव नहीं होता। क्रूर प्लैनेट के लिए हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि वो नेगेटिव तभी होते हैं जब वो पीड़ित होते हैं। ठीक है, वो ग्रह युद्ध में हारे हुए प्लैनेट हैं, वो अस्त प्लैनेट हैं, वो नीच के प्लैनेट हैं, तभी वो नेगेटिव होते हैं, अदरवाइज वो सबसे ज्यादा पॉजिटिव होते हैं, शुभ ग्रहों से भी ज्यादा पॉजिटिव माने जाते हैं। ठीक ठीक है, तो क्रूर प्लैनेट का हमेशा ये हमेशा ध्यान रखना है कि वो नेगेटिव सिर्फ पीड़ित होने पर होते हैं, पीड़ित नहीं होते तो वो सबसे ज्यादा पॉजिटिव होते हैं। और शुभ ग्रह जो है हमेशा एवरेज से होते हैं, बहुत ज्यादा अच्छे नहीं होते, वो बहुत बली होने पर बहुत अच्छे होते हैं, पर यह कि जब वो पीड़ित होते हैं वो तब भी बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं होते, इसलिए हम उन्हें ज्यादा नेगेटिव नहीं मानते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा एक मोटा सा कॉन्सेप्ट था कि हम पॉइंट्स को किस तरीके से आगे पीछे करके उनके मतलब को समझते हैं।
कि किस किस तरीके से हमें पॉइंट्स को लेना है। अब जैसे किसी भी हाउस को हमें देखना है कि हमारा ये हाउस कैसा रहेगा, कितना बली भाव है, ठीक है, इस हाउस के रिजल्ट हमें कितने ज्यादा मिलेंगे। तो हमें किसी भी हाउस को देखना है, उससे त्रिकोण वाले भाव को देखना है, मतलब त्रिकोण के तीनों भाव को देखना है, और उस चीज के कारक को देखना है कि वो चीज हमें जीवन में कितनी मिलेगी। ये सब अभी हम सिर्फ कुंडली के प्रॉमिस देख रहे हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि कुंडली से हम सिर्फ प्रॉमिस देखते हैं, ये चीजें हमें कब मिलेंगी, उसके लिए हमारी दशाएं आना और ट्रांजिट आना जरूरी है। तो अभी हम दशाएं और ट्रांजिट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कुंडली कैसे देखनी है। अब मान लीजिए कि किसी को अपने 4th हाउस को देखना है या किसी को अपने 11th हाउस को देखना है, ठीक है, जैसे हमने इन्हीं के चार्ट की बात की, हमने कहा हम इनके 4th हाउस को देखते हैं कि वो कितना बली होगा, मतलब इनको कितने हर तरह की सुविधाएं और लग्जरी मिलेंगी। तो पहले तो हम इनके ट्रायंगल के पॉइंट्स को टोटल करेंगे, ठीक है। तो जैसे 4th हाउस के ट्रायंगल में कौन कौन से हाउस आते हैं, 8th और 12th, ठीक है। तो 8th और 12th हमने देख लिया, इनके टोटल देखे, भाई 12th में तो पॉइंट्स कम है, 4 में भी कम है, 8th में है ज्यादा, तो एवरेज से पॉइंट बनेंगे इनके टोटल, क्योंकि 28 का एवरेज होता है ना। अब उसके हम कारक को देखेंगे, उसमें से कारक, जो कारक ज्यादा पॉइंट्स के साथ बैठा होगा उस चीज की सुविधाएं उनको सबसे ज्यादा मिलेंगी। अब यहाँ पे अगर हम कारक देखें तो वीनस जो है वो भी यहाँ पे 24 पॉइंट्स के साथ है, मून है वो 29 के साथ है, और जो मार्स है वो 26 के साथ है। तो कोई भी कारक बहुत ज्यादा पॉइंट्स के साथ नहीं है ना, ठीक है। तो हमने कहा एक बार मैम इसको दोबारा रिपीट करेंगे कैसे? देखिए, जैसे हमने कहा कि आपकी किस्मत में बहुत प्रॉपर्टी होगी, या आपकी किस्मत में बहुत गाड़ियां और लग्जरी और सुख सुविधाएं होंगी, तो हम कहाँ से देखेंगे कि कितनी होंगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये चीजें हमें किस हाउस से देखनी होती हैं। हमने कहा ये चीजें हम अपने 4th हाउस से देखते हैं, ठीक है। अब 4th हाउस में हमने देखा कि 4th हाउस के पॉइंट्स भी लेंगे और उसके ट्राइम के पॉइंट्स भी लेंगे, देखेंगे अगर उस ट्राइम के अंदर ज्यादा पॉइंट्स हैं तो हमने कहा हाँ इस ट्राइम की, इस हाउस की चीजें आपको ज्यादा मिलेंगी, ठीक है। फिर हमें देखना है कि उसका जो कारक है ना, अगर वो कारक भी ज्यादा पॉइंट्स के साथ बैठा है तो उसकी चीजें आपको बहुत ज्यादा मिलेंगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा 4th हाउस के कारक 3 प्लेनेट होते हैं, मून, वीनस एंड मार्स। मार्स प्रॉपर्टी के लिए, वीनस लग्जरी के लिए, गाड़ियों के लिए, और जो मून है वो मेंटल पीस के लिए और मदर के लिए, ठीक है ना। तो हमने इसके ट्राइम के पॉइंट्स टोटल किए, जैसे यहाँ पर अगर मैं इनके टोटल करूं तो हम 4 8 12 आता है ना एक ट्राइम में, हाँ जी, तो हम 4 8 12 के पॉइंट टोटल करेंगे, अच्छा, ठीक है ना। तो 4 में हमारे 24 हैं, और फिर 8 में हमारे 30 हैं, और फिर 12 में फिर 24 हैं। तो हमने ये टोटल किया, तो हमने यहाँ पे देखा भाई यहाँ पे भी 28 से कम है, यहाँ भी 28 से कम है, तो इट मीन्स एवरेज तो हमारी कम ही आ रही है, ठीक है। तो पहले तो हमने कहा कि ये हाउस ही हमारा बहुत ज्यादा बली नहीं है, तो यानी इस हाउस की चीजें तो हमें वैसे ही बहुत ज्यादा मिलती हुई नजर नहीं आ रही हैं, ठीक है। अब हमने जैसे किसी के गेन्स की बात की, अब मान लीजिए किसी के यहाँ पे 11th हाउस में, अब जैसे इनके यहाँ पे तो 35 है, मान लीजिए किसी के 35 ना होकर यहाँ 25 ही होते, तो वो व्यक्ति ये कहता कि मुझे जीवन में गेन्स कितने होंगे। पहली नजर में हम देखेंगे भाई तुम्हारे तो बहुत कम नंबर है, 10th हाउस से तुम्हारे पॉइंट्स बहुत कम है, और वैसे भी एवरेज से बहुत कम है, तो 11th हाउस तो तुम्हारा बहुत वीक है ना, ऐसे ही बोलेंगे हम, ऐसे ही बोलेंगे ना। लेकिन इस हाउस को देखने के लिए कि हाउस कितना बली है, हम सिर्फ इस हाउस को नहीं देखेंगे, हम इसके ट्राइम के तीनों हाउसेस को देखेंगे और इसके कारक को देखेंगे, ठीक है। जैसे हमने कहा कि 11th हाउस में 25 पॉइंट्स हैं, प्लस इसके ट्राइम में कौन कौन से हाउस आएंगे, 11 में 3 और 7 है ना, 3 7 11 का एक ट्राइम होता है ना। तो हमने 3 के लिए 30 हो गए और हमने 7 के लिए 26 हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे 30 है, यहाँ 25 है, यहाँ 26 है, तो यह हाउस हमने एवरेज बली सा देखा, इस ट्राइम को हमने एवरेज बली देखा, है ना। क्योंकि चाहे हम 3rd हाउस के लिए बात करें, चाहे हम 7th हाउस के लिए बात करें, चाहे हम 11th हाउस के लिए बात करें, टाइम तो यही तीनों रहेंगे ना, टाइम के भाव तो यही तीनों रहेंगे,
ठीक है, तो हमने इनके तीनों के पॉइंट्स टोटल किए। अब हमें ये पता है कि इस हाउस का कारक मार्स है, इस हाउस का कारक जुपिटर है और इस हाउस का कारक वीनस है। जानते हो ना? किस हाउस का? 7th हाउस का कारक वीनस है ना, हाँ जी, 3rd हाउस का कारक मार्स है, हाँ जी, 11th हाउस का कारक जुपिटर है। जी, ठीक है ना? तो हमने ये देखा, तो हम इन तीनों हाउसेस के जब हम देखेंगे, ट्राइम निकालेंगे, तो तीनों का टोटल तो हमारा सेम ही रहेगा। अब हमने कहा कि ये तीनों तो भाई मतलब ये हाउस हमारे एवरेज बली हैं, ये तीनों हाउस। तो हम इनके कारक को देखेंगे, जिसका कारक जितने अच्छे पॉइंट्स के साथ बैठा होगा उस हाउस के रिजल्ट आपको उतने ज्यादा मिल जाएंगे, और जिसका कारक वीक स्थिति में बैठा होगा उसको हम कहेंगे ये हाउस वीक है। ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ इनके 11th हाउस की बात करते हैं और हमने कहा कि 11th हाउस में 25 पॉइंट्स हैं, और लेकिन तीनों ट्राइम को टोटल किया हमने तो पॉइंट्स ज्यादा है। मान लीजिए यहाँ पे 3rd हाउस में 30 है और यहाँ 7th हाउस में भी 30 या 31 हो जाते, तो 11th में हमें पॉइंट्स कम नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके ट्राइम का टोटल तो हमारा ज्यादा हो गया ना। और ऐसे में जो उसका कारक है जुपिटर, वो भी 34 पॉइंट्स के साथ बैठा है। ठीक है ना? तो कहने का मतलब है कि सिर्फ एक हाउस के बेस पर हमें किसी भी हाउस को देखकर उस हाउस की प्रेडिक्शन नहीं करनी है। पर मैम जैसे जहाँ हमने देखा जुपिटर 34 पॉइंट्स पे बैठा है, पर वैसे कारक कम है, तो उसमें क्या होगा? कारक कम है मतलब कारक के नंबर तो पूरे मतलब अच्छे हैं, लेकिन अब 11th हाउस का कारक भी तो गुरु है। सपोज गुरु के नंबर अच्छे हैं, हाँ, हाँ, गुरु के नंबर तो अच्छे हैं। हाँ, अभी आपने बोला जैसे कि बाकी चीजों के उन चीजों के आपको कम मिलेंगे, तो अब इसमें गुरु के तो पूरे नंबर है, गुरु जहाँ बैठा है, तो गुरु का अपना ही घर है 11 नंबर, जो 11वां घर है। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि जैसे मैंने कहा कि 11th हाउस में मान लीजिए हमने देखे पॉइंट्स कम है, ठीक, ठीक है, हमने कहा यहाँ पे 25 पॉइंट्स हैं, हम कह रहे हैं 25 तो एवरेज से भी कम होते हैं, ये हाउस तो आपका बहुत वीक है। हमने देखा 10th हाउस में यहाँ तो पॉइंट्स ज्यादा हैं, तो हमने कहा आपका तो 10th हाउस बहुत बली है, आपको तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपको रिजल्ट तो कुछ भी नहीं मिलेगा, है ना? इन दोनों को देख के तो हम यही बोलेंगे ना। लेकिन सिर्फ इन दोनों को देखकर हमें नहीं बोलना है कुछ भी, हमें किसी भी हाउस को देखना है कि वो कितना स्ट्रांग है। तो हमें ये देखना है कि वो हाउस और उसके ट्राइम वाले हाउस कितने बली हैं। ठीक है, तो हम उनके ट्राइम के तीनों तीनों हाउसेस के पॉइंट्स टोटल करेंगे। हमने यहाँ 11th के 25 ले लिए, 3rd हाउस में हमारे 30 थे, मान लीजिए 7th हाउस में भी 30 से अब होते, तो इसका मतलब ट्राइम के पॉइंट्स बढ़ जाते ना। हाँ जी, तो हमने कहा टाइम के पॉइंट्स बढ़ने से ये भाव बली हो गए। अब अगर ऐसी कंडीशन में उनका कारक भी ज्यादा पॉइंट्स के साथ है, तो यहाँ इस हाउस में कम पॉइंट्स दिखने के बाद भी ये हाउस बली हाउस माना जाता, स्ट्रॉन्ग हाउस माना जाता। तो इसका मतलब इस हाउस में अगर कम भी पॉइंट है, तब भी इसको गुरु से हाँ, रिलेटेड चीजें मिलेंगी इसकी स्टडी में, गुरु से रिलेटेड नहीं, 11th हाउस जो कहता है कि तुम्हें हर चीज का गेन्स होगा, हाँ, वो होते रहेंगे, मतलब जब भी एफर्ट्स करेंगे इनको चीजें आसानी से प्राप्त होंगी। अब हमने जैसे 10th हाउस को देखना है, भाई हमें समाज में नेम फेम कितना मिलेगा, मान सम्मान कितना मिलेगा। अच्छा, ऐसी कंडीशन में जब हम ये चीजें देख रहे हैं, हम कह रहे हैं कि इनके ट्राइम के पॉइंट्स ज्यादा होने चाहिए, मतलब किसी एक हाउस में कम होने के बाद भी अगर ट्राइम्स में पॉइंट्स ज्यादा आ जाते हैं, उसके बाद हम उसके कारक को भी देखते हैं कि वो भी ज्यादा पॉइंट्स के साथ है। उसके अलावा तीसरा है, अगर उन हाउसेस में उस ट्राइम में प्लैनेट भी अच्छे बैठे हैं। ठीक है, किसी भी हाउस को बल प्रदान करने के लिए, बल देने के लिए 3 कंडीशन हमें देखनी है। सिर्फ एक कंडीशन देख के हमें ये नहीं कहना कि हाउस वीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हमने इनके 9th हाउस को देखा, 9th हाउस में देखा हमने 22 पॉइंट्स हैं, है ना? हम कहेंगे भाई तुम्हारा भाग्य तो तुम्हारा साथ नहीं देने वाला, भाग्यशाली तो तुम बहुत ज्यादा नहीं हो, है ना? ऐसे बोलेंगे ना? क्यों? क्योंकि हमने कहा कि भाई जिस भी हाउस में 28 से कम पॉइंट्स होते हैं या 25 से कम पॉइंट्स होते हैं, वो हाउस बहुत वीक हो जाता है।
हम ये कह रहे हैं, और आपके इसमें तो 22 है, तो आपका तो ये हाउस बहुत ही ज्यादा वीक है। तो इसकी स्ट्रेंथ को देखने के लिए हमें क्या क्या देखना है? सबसे पहले हमें इनके ट्राइम के पॉइंट्स देखने हैं। हमने कहा इनके ट्राइम के पॉइंट्स में एक में 34 है, फिर एक में 29 है, और फिर एक में इसमें 22 है। एक तो हमारा ये हो गया, हमने इससे देखा कि एवरेज से ज्यादा है या कम है। दूसरे नंबर पे हमने देखा इसका जो कारक है वो कितने पॉइंट्स के साथ बैठा है। तो 9th हाउस का कारक कौन होता है? जुपिटर होता है ना। अब पिता के लिए ले तो हम सन होता है। तो यहाँ पे हमने देखा जुपिटर भी 34 के साथ है, और हम अगर पिता के लिए समझे तो सन भी 30 के साथ है। तो यानी दोनों कारक की पोजीशन अच्छी है, तो हमने कहा कारक की पोजीशन गुड है। तीसरा हम क्या कहते हैं कि अगर इन टाइम्स में प्लैनेट भी पॉजिटिव बैठे होते हैं, ठीक है ना, तो वो बैठे हुए ग्रह, तो वो इसको एक और स्ट्रेंथ देते हैं। अगर हम इसको कहें इस टाइम में जुपिटर भी बैठे हैं, इस टाइम में मून भी बैठे हैं, दो शुभ ग्रह बैठे हैं, तो ये इसको एक और बल प्रदान करेंगे, और उसके बाद इन तीनों लेवल पे चेक करके हम बोलेंगे कि 9th हाउस आपका कितना वीक है। तो हम कहेंगे नहीं, आप भले ही आपके 9th हाउस में पॉइंट्स कम नजर आ रहे हैं, लेकिन आप भाग्यशाली तो हैं। क्यों भाग्यशाली हैं? क्योंकि आपके 9th के ट्राइम के पॉइंट्स ज्यादा हैं, उसके कारक जो है वो अच्छे पॉइंट्स के साथ बैठे हैं, और उस ट्राइम के अंदर उन तीनों हाउसेस को काउंट करेंगे, उन तीनों हाउसेस में प्लैनेट भी शुभ बैठे हैं, दो शुभ प्लैनेट बैठे हुए हैं, एक मून एक जुपिटर। सैटर्न को चलो हम यहाँ पे नेगेटिव मान लेते हैं, बट क्योंकि यहाँ पर वो नीच के भी हो गए हैं। अगर यहाँ पे ये सैटर्न स्वराशि के होते तो फिर हम इनको अच्छा प्लैनेट काउंट करते। कोई भी प्लैनेट हमारी कुंडली का पॉजिटिव प्लैनेट किस कंडीशन में बनता है? एक तो वो अच्छे भाव का स्वामी हो, दूसरा वो लग्नेश का मित्र हो, ठीक है। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल करता है तो वो हमारी कुंडली का सबसे पॉजिटिव प्लैनेट होता है। अगर कोई प्लैनेट अच्छे भाव का स्वामी भी नहीं है और हमारे लग्नेश का मित्र भी नहीं है, तो वो हमारी कुंडली का नेगेटिव प्लैनेट होता है। अगर हम यहाँ सैटर्न को लेते हैं तो हमने कहा सैटर्न 10th और 11th लॉर्ड है। चलो दोनों न्यूट्रल से भाव हैं। 11th हाउस को तो हम पापी भाव मानते हैं, 10th हाउस को हम न्यूट्रल हाउस मानते हैं, तो बहुत ज्यादा हम ना अच्छा कहेंगे ना बुरा कहेंगे। लेकिन जब हम सेकंड शर्त पे गए तो हमने कहा ये तो लग्नेश के शत्रु हैं, क्योंकि इस चार्ट में लग्नेश कौन है? इस चार्ट में लग्नेश मार्स है, और मार्स और सैटर्न आपस में शत्रु हैं, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में हम सैटर्न को यहाँ शत्रु मान रहे हैं। लेकिन अगर किसी के चार्ट में इस तरह की कंडीशन होती कि सैटर्न वहां पॉजिटिव प्लैनेट होते, तो हम एक और प्लैनेट को बोलते कि इस टाइम में 3 पॉजिटिव प्लैनेट बैठे हुए हैं, ठीक है। ऐसे जैसे अभी हमने 11th की बात किया, 3rd की बात की, अगर हम 11th हाउस की बात करें तो हमने कहा 11th हाउस में अगर पॉइंट्स कम होते हैं तो हमारे 3rd हाउस के और हम 7th हाउस के पॉइंट देखेंगे। तो हमने 3rd हाउस में देखा सन बैठे हैं, सन जो कि हमारे 5th लॉर्ड हैं, मरकरी बैठे हैं जो कि यहाँ पे स्वराशि के होकर बैठे हैं, इसी टाइम के लॉर्ड हैं। 7th हाउस को अगर हम देखते हैं तो हम कहते हैं इसमें मार्स बैठे हैं, मार्स जो कि इस कुंडली के पॉजिटिव प्लैनेट है, लग्नेश है। तो हम कहते हैं कि इस टाइम में तो 3 शुभ प्लैनेट बैठे हैं, है ना। तो ये उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा देते। तो यहाँ पर हम ऐसे में यहाँ पॉइंट्स कम होने के बाद भी हम ये बोलते कि ये हाउस हमारा बली है। मैं सिर्फ इतना बताने की कोशिश कर रही हूँ कि किसी भी हाउस के कम पॉइंट्स देखकर हमें ये चेक नहीं करना कि हाउस कितना बली है या कितना वीक है। बस हमने हाउस में पॉइंट्स कम देखे और हमने कह दिया कि हाउस तो बहुत वीक है। और हमें 3 लेवल पे जैसे चेक करना है। सारे हाउसेस का बताया है, एक बार 12th हाउस का भी बताइए। अगर 12th में कम होते हैं या लगन में ज्यादा होते हैं या 12th में कम होते हैं, और 12th हाउस हम जानते हैं हमारा व्यय होता है, नुकसान होता है। अगर 12th हाउस हमारा ज्यादा बली होगा, देखिए 12th हाउस को हम ये कहते हैं कि ये हमारे क्या कहते हैं विदेश का भाव भी है। आज के टाइम में इसे अच्छा मानने लगे हैं, बहुत से लोग हैं जो चाहते हैं कि हम विदेश जाएं, ठीक है। अब हमने कहा कि 12th हाउस अगर ज्यादा बली होगा, ज्यादा स्ट्रांग होगा, तो आपको नुकसान भी ज्यादा उठाने पड़ेंगे, ठीक है। अब हम दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि लेकिन हमारे इस हाउस में पॉइंट्स ज्यादा नहीं होने चाहिए, किस कंडीशन में? कि हमारे 11th हाउस से ज्यादा नहीं होने चाहिए, क्योंकि 11th हाउस से अगर ज्यादा होंगे तो हमारे जो गेन्स हैं वो हमारे नुकसान में चले जाएंगे।
या कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट में चले जाएंगे। ये किस चीज पे डिपेंड करता है, हम 12th हाउस को देखकर ये कैसे जज करेंगे कि हमारा जो भी पैसा है वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट होकर यूटिलाइज होगा या बर्बाद हो जाएगा। जी। कैसे पता चलेगा हमें? अगर हमारे हाउस पर पाप प्रभाव है और हमारा लग्नेश 12th लॉर्ड भी पाप संबंध में है तो हमारी इन्वेस्टमेंट वेस्ट हो जाएगी। अगर शुभ प्रभाव में है तो हम जो और हमारा लगन जो 12th लॉर्ड है वो सही हाउस में गया है तो हमारा पैसा इन्वेस्ट होगा। कहने का मतलब है अगर 12th लॉर्ड 6th हाउस में चला गया तो क्या होगा? हमारा पैसा बीमारियों में और कर्जों में चला जाएगा। 12th लॉर्ड अगर हमारे 5th हाउस में आ गया तो कहाँ चला जाएगा? तो हमारी एजुकेशन पे लगेगा हमारा पैसा। अगर हमारा 12th लॉर्ड 4th हाउस में आएगा तो हम अपनी प्रॉपर्टी में लगाएंगे या हम अपनी लग्जरी में लगाएंगे। ठीक है ना? 9th हाउस में चला जाएगा हमारा 12th लॉर्ड तो हम धर्म कार्यों में पैसा खर्च करेंगे। अगर 10th हाउस में चला जाएगा हमारा 12th लॉर्ड तो हम कहेंगे हम अपने प्रोफेशन को आगे बढ़ाने और अपने मान प्रतिष्ठा को बढ़ाने में अपना पैसा लगाएंगे। फिर 8th हाउस में 8th हाउस में आप बताओ कहाँ जाएगा? बीमारी में। 8th नहीं, 6th हाउस को हम उस तरह से बीमारियों को लेते हैं। 8th हाउस अगर हम उससे देखेंगे 12th हाउस से तो क्या होता है? अगर हम 12th हाउस से काउंट करें तो ये उसका ट्राइम आता है, 9th हाउस आता है। ठीक है, मोक्ष त्रिकोण है। हम गुप्त दान में लगाएंगे उस पैसे को। कहीं ऐसी चीजें बैठा हो तो ऐसी कहीं ऐसे हाँ अगर 12th लॉर्ड 12th में बैठा हो तो फिर आप क्या कहते हैं अपन कहीं भी वैसे इन्वेस्ट करोगे, लेकिन हमें सिर्फ ये देखना है कि हम जो ये कह रहे हैं ये चीजें कि इसमें हमारा पैसा खर्च होगा, उसके साथ हमें ये जरूर देखना है कि उसके ऊपर पाप प्रभाव कितना है। इसका मतलब ये है कि अगर वो पाप प्रभाव में है तो उसी हाउस पे पैसा खर्च होगा लेकिन गलत डायरेक्शन में। कैसे? अगर मैंने ये कहा कि 12th लॉर्ड जो है 9th हाउस में है, आप धर्म कार्यों में पैसा लगाएंगे, मैंने ये बात बोली, ठीक है, लेकिन वहां पे वो किसी पापी ग्रह के साथ बैठा हुआ है या कोई राहु केतु या शनि उसे देख रहे हैं, मतलब या फिर वो अस्त ग्रह हो गया या 9th हाउस में आके अस्त हो गया है या 9th हाउस में आके वो ग्रह युद्ध में फंस गया है, किसी तरीके से पीड़ित हो गया है, तो हम क्या कहेंगे वो पैसा अपना किस चीज में लगाएंगे? वो पैसा मतलब धर्म के नाम पर जो उल्टे सीधे काम होते हैं ना, जैसे तंत्र घंट कराते हैं, टोने टोटके कराते हैं, ऐसे लोग उनका पैसा लूट के ले जाएंगे। समझे? तो मतलब हम जैसे हमने 5th हाउस में कहा, हमने कहा 12th हाउस अगर आप 12th लॉर्ड अगर आपका 5th हाउस में आता है तो आप अपनी एजुकेशन पे पैसा लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए कि वो प्लैनेट पीड़ित बैठा हुआ है, आया तो 5th हाउस में, हम कह रहे हैं एजुकेशन पे लगाएगा, लेकिन एजुकेशन वो ऐसी लेगा जो उसके काम की नहीं होगी, गलत चीजों की शिक्षाएं लेगा वो। समझ रहे हो? तो हमें जब भी किसी प्लैनेट के रिजल्ट हम बोलते हैं तो हमें उसके साथ ये जरूर ध्यान रखना है कि वो पीड़ित कितना है और सुप्रभाव में कितना है। मैम अगर सेकंड 12th हाउस में आ जाए तो आप बताओ बंदा फॉरेन इनकम होगी उसकी? क्या होगी? फॉरेन से इनकम होगी? सेकंड हाउस हमारी इनकम होता है? नहीं, वो तो सेविंग होता है। सेकंड हाउस तो हमारी सेविंग होता है, हम अपनी सेविंग जो है इन्वेस्ट कर देंगे। कहाँ इन्वेस्ट कर देंगे? क्योंकि 12th हाउस हमारी इन्वेस्टमेंट है, तो मतलब हम अपना जो बैंक बैलेंस है उसे कहीं ना कहीं यूज करेंगे। और हम यूज कहाँ करेंगे? अच्छे काम में, गलत काम में करेंगे। तो हमारा 12th, क्योंकि हर हाउस एक दूसरे से जुड़े हैं ना, हमें कुंडली ऐसी तो घुमानी होती है कि हमारा कोई लॉर्ड कहाँ जा रहा है, वहां जाके क्या हो रहा है उसके साथ। ठीक है, तो हमने कहा कि अगर हमारा सेकंड लॉर्ड 12th हाउस में जाएगा, उसका 11th है, आप देखिए कि वो अपनी पोजीशन से किस हाउस में जा रहा है। अगर अपनी पोजीशन से वो अच्छे हाउस में जा रहा है तो वहां कुछ ना कुछ उसके लिए अच्छा हो रहा है, भले ही वो हमारी कुंडली का नेगेटिव हाउस है। अब जैसे इसी कंडीशन को हम बोले कि 12th हाउस हमारी कुंडली का तो नेगेटिव हाउस है, भाई हम कह रहे हैं तो नुकसान का भाव है हमारा, लेकिन सेकंड हाउस से वो 11th हाउस है ना,
तो इसका मतलब हम कह रहे हैं सेकंड हाउस के लिए तो वो अच्छी पोजीशन है। सेकंड हाउस के लिए वो अच्छी पोजीशन क्यों है? क्योंकि सेकंड हाउस तो बैंक है। बैंक में रखा हुआ पैसा तो कभी भी आप खर्च कर लोगे, लेकिन आप उसे 12th हाउस में पहुंचा दोगे तो फिर कहीं ना कहीं आप उसे ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दोगे कि वो पैसा आप खर्च नहीं कर पाओगे। खर्च नहीं कर पाओगे, चलो हमने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, अब हमने ये इन्वेस्टमेंट सही कर दिया या गलत कर दिया हमें ये कैसे पता चलेगा? हो सकता है हमने की तो इस उससे थी कि हमारा खर्च ना हो जाए, उल्टा यहाँ तो बर्बादी हो गया, डूब ही गया। तो फिर ऐसी कंडीशन में हम 12th लॉर्ड को देखेंगे, अगर वो पीड़ित है तो पैसा डूब जाएगा, अगर वो अच्छी कंडीशन में तो आपने सही जगह यूटिलाइज कर रखा होगा, भविष्य में वो आपको अच्छा रिटर्न देके जाएगा। ठीक है ना? तो हम जब भी किसी को देखेंगे तो हम दोनों चीजें देखेंगे कि वो हमारी कुंडली के किस हाउस में गया है और वो अपनी प्लेसमेंट से किस हाउस में गया है। तो हर किसी हाउस के लिए हमें इसी तरीके से समझना है। अब जैसे सेकंड हाउस है, हम कह रहे हैं अगर सेकंड हाउस में पॉइंट्स बहुत ज्यादा होते हैं तो हमारे पास धन अच्छा हो सकता है, हमारे पास बैंक बैलेंस बहुत अच्छा हो सकता है ना? लेकिन ये हमारे 7th हाउस का 8th हाउस है। तो अगर यहाँ के जो पॉइंट्स हैं वो 7th हाउस से ज्यादा होंगे तो हो सकता है आपकी मैरिड लाइफ अच्छी ना हो, या आपका जो पार्टनर है वो बीमारी ही चलता रहे। इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि सेकंड हाउस में पॉइंट ज्यादा हो लेकिन 7th हाउस से ज्यादा ना हो। ठीक है ना? तो हर हाउस बली होने पर हमें कहीं ना कहीं कुछ फायदा दे रहा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ नुकसान दे रहा होता है। तो हमें ये समझना होता है कि इस हाउस के स्ट्रांग होने से हमें क्या फायदा होगा, क्या नुकसान हो सकता है। ठीक, चलिए अब हम इसके थोड़े से 1-2 पॉइंट्स वैसे कर लेते हैं जिसमें हम देखते हैं कि अगर हमें पॉइंट्स के टोटल करने हैं, अब किसी का हमें नेचर समझना है, इसका नेचर कैसा होगा, क्योंकि कई बार लोग हमें ऐसे मिल जाते हैं जो कि सामने से बहुत अच्छे दिख रहे होते हैं पर रियल में वो होते नहीं है। कुछ लोग होते हैं उनके नेचर हमें समझ ही नहीं आते ये अच्छे हैं या बुरे हैं। तो हमें किसी की पर्सनैलिटी को समझना होता है कि ये कैसा नेचर है इनका। तो हम उनकी कुंडली के केंद्र त्रिकोण के भाव और उसके बाकी के भाव का टोटल करते हैं। ठीक है, तो केंद्र त्रिकोण के भाव हमारे कौन कौन से हो जाएंगे? 1 4 7 10 1 4 7 10 केंद्र हो गया और 5 9 त्रिकोण हो गया। त्रिकोण हो गया। तो इन हाउसेस के पॉइंट्स को हम टोटल करेंगे और उसके अलावा वाले जो हाउसेस हैं उनका टोटल करेंगे। ठीक है ना? तो हमने जैसे ये कर दिया 1 + 4 + 7 + 10 + 5 और +9, इन हाउस के पॉइंट्स टोटल कर लिए। दूसरा हमने 2 + 3 + 6 + 8 + 11 सॉरी और +12, हाँ, इन हाउसेस के पॉइंट्स टोटल कर लिए। तो अगर इस हाउस के पॉइंट्स का टोटल ज्यादा है, मतलब ये डिफरेंस बहुत ज्यादा होना चाहिए इन दोनों के पॉइंट्स का। अगर डिफरेंस बहुत ज्यादा है तो पर्सनालिटी जैसी है वैसी नहीं दिखाई दे रही होगी, कुछ और दिख रहा होगा। त्रिकोण में इन वाले हाउसेस के पॉइंट्स बहुत ज्यादा होंगे, इसके कम होंगे, तो व्यक्ति वो रियल में बहुत अच्छा होगा। केंद्र और त्रिकोण के हाउसेस के पॉइंट्स ज्यादा होंगे। जैसे हम यहाँ पे चलिए करके देख लेते हैं 2 मिनट में। आप कैलकुलेटर आप ले लीजिए, है ना, टोटल कर लीजिएगा। ये हमने 34 फर्स्ट हाउस के किए, 4 हाउस के 24, फिर 7 हाउस के कितने हैं 26, फिर 10th हाउस के 33, फिर 5th हाउस के 29 और फिर इसके 9th हाउस के 22। ठीक है, अब दूसरा हमारा टोटल है सेकंड हाउस का 24 + 30 + 26 + 30 + 11 का 35 और +24। ठीक है, तो अगर हमारे ये वाले पॉइंट्स ज्यादा हैं तो हम कहेंगे ये व्यक्ति नेचर वाइज बहुत अच्छा होगा, सबके लिए अच्छा सोचने वाला, अच्छा जीवन जीने वाला, धर्मात्मा, जिसके पास धन मतलब पैसा वैसा सब अच्छा रहेगा, एक अच्छा जीवन, खुशहाल जीवन जीने वाला और समाज में सम्मानित व्यक्ति होगा। इन दोनों में मैडम एक का फर्क है,
पहला जो है 147 वाला, इसमें है 168, हाँ, एक नंबर का फर्क है, 168 और 169। और दूसरा जो है अदर हाउसेस में वो 169 है, तो इसको कैसे देखेंगे? तो इसको हम ये कहेंगे कि वो जो पर्सनालिटी है, जैसा दिख रहे हैं वो वही है रियल में। मतलब जहाँ पे ये क्रूअल होंगे वहां वो क्रूअल ही नजर आएंगे, जहाँ वो पोलाइट होंगे वहां पोलाइट होंगे। कुछ लोगों का नेचर इस तरह, कहीं कहीं तो वो बहुत एकदम ऐसे हो जाते हैं, कभी वो बहुत दयालु हो जाते हैं, उनको खुद ही अपना मतलब कहने का मतलब है जो पर्सनालिटी वो है वो वही दिख रही है। नहीं, मतलब 168 मानेंगे, 169 मानेंगे, नहीं, इसमें क्या? दोनों ही तो मानेंगे, दोनों है। मतलब यहाँ पर हम ये कहेंगे कि वो, कहने का मतलब है कि हम इस हाउस के पॉइंट्स की बात कर रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि वो व्यक्ति बहुत धनवान होगा, बहुत धर्मात्मा टाइप का होगा। अगर इसमें पॉइंट्स बहुत ज्यादा होते हैं तो हम कहेंगे वो व्यक्ति बहुत ढोंगी टाइप का होगा, कपटी टाइप का होगा, दूसरे की प्रॉपर्टी पे नजर रखने वाला होगा, दूसरों से चिढ़ने वाला, जलने वाला होगा, इस तरह का उसका नेचर होगा। लेकिन ये कंडीशन तब होगी जब इन दोनों का डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा। तो जिस जिस वाले पोर्शन में उनके पॉइंट्स बहुत ज्यादा होंगे, हम उस पोर्शन की पर्सनालिटी को उनके अंदर मानेंगे। लेकिन जब दोनों का ही मिला जुला है, मतलब बराबर सा है, एक दो पॉइंट्स का तो कुछ फर्क नहीं माना जाता है, तो हम कहेंगे वो जो पर्सनालिटी है, मतलब बहुत ज्यादा दानी भी नहीं होंगे कि लुटाने वाले, लेकिन बहुत ज्यादा लूटने वाले भी नहीं होंगे, बहुत ज्यादा धर्मात्मा भी नहीं होंगे, लेकिन बहुत ज्यादा ऐसे भी नहीं होंगे दूसरों के साथ बुरा करने वाले। तो हमने कहा इन हाउसेस के पॉइंट्स ज्यादा होना, मतलब दूसरों के लिए बहुत ज्यादा सिंपैथी रखने वाले नहीं, सिर्फ अपने लिए सोचने वाले। इसमें जो है सिर्फ अपने लिए सोचने वाले, दूसरों के लिए किसी तरह का ना सोचने वाले होंगे। और इस टाइप के हम बहुत एक, जिसके कहते हैं ना, एक सभ्य व्यक्ति, बहुत सम्मानित व्यक्ति, जो उस तरह का हम बात करते हैं। मतलब ये एक ये गुड नेचर है और ये बैड नेचर। और अगर दोनों में बराबर है तो हम कहेंगे एवरेज, ना बहुत अच्छे ना बहुत बुरे। और इसी तरह मैरिज के लिए कैसे देखेंगे मेरा पार्टनर और उसका? मैरिज के लिए ये बोला जाता है कि फर्स्ट हाउस और सेवंथ हाउस के पॉइंट्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। जिस भी हाउस में डिफरेंस, मतलब अगर किसी के हाउस में डिफरेंस ज्यादा हो, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे इनके सेवंथ हाउस में 26 है और लगन में 34 है, तो कहते हैं कि क्योंकि मैरिज जो है आपस में अंडरस्टैंडिंग का हाउस होता है, दोनों को बराबरी का दर्जा लेकर चलना पड़ता है। तो ऐसे लोग बिजनेस में, क्योंकि हम मैरिज को भी उसी तरीके से लेते हैं, सेवंथ हाउस हमारे बिजनेस का भी भाव होता है, हमारे पार्टनर, चाहे वो हमारा बिजनेस पार्टनर हो चाहे हमारा वो लाइफ पार्टनर हो, उन दोनों के लिए हम ये लेते हैं कि जिस भी हाउस में पॉइंट्स ज्यादा होंगे उसका दबदबा ज्यादा होगा, तो वो अपनी ज्यादा चलाएगा। मन्नू शायद मैंने 50,000 इसलिए निकलवा उनकी अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी प्रॉब्लम रह सकती है। 50,000 की है, मैं कहा अच्छा 50,000 लेकिन अगर मैम इसी हॉरोस्कोप को लेते हैं, जैसे इसमें 7th हाउस में मंगल बैठा हुआ है, मैंने पूरे हाँ निकलवाए। जी, तो आंटी जी उसको म्यूट कर लीजिए। वो मतलब उसकी ज्यादा चलेगी या जिसके पॉइंट ज्यादा है उसकी ज्यादा चलेगी? मंगल भी तो जिसके ऐसा पॉइंट ज्यादा है उसकी ज्यादा चलेगी। यहाँ पे एक तो देखिए जो लगन है उसमें 34 पॉइंट है और सेवंथ हाउस में 26 है, तो हमने कहा कि पार्टनर वीक रहेगा और ये स्ट्रांग रहेंगे। ये हावी दूसरा, रहेगा, मतलब ये बंदा हावी रहेगा अपने पार्टनर ये बंदा हावी रहेगा अपने पार्टनर पे। दूसरी तरफ हम किसी हाउस को बलि कब मानते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रांग कब मानते हैं, हम कहते हैं कि जिस भी हाउस का लॉर्ड अपने हाउस को देख लेता है वो हाउस स्ट्रांग हो जाता है। तो यहाँ पे इस एंगल से भी जो है लग्नेश है वो लगन को देखते हैं सेवंथ हाउस में बैठकर, तब भी हमारा फर्स्ट हाउस ही बली होता नजर आ रहा है, ठीक है ना। और अगर हम सेवंथ लॉर्ड को देखें तो सेवंथ लॉर्ड तो यहाँ पे क्या कहते हैं, राहु केतु एक्स में वैसे ही है, पीड़ित है, तो हम कहेंगे कहीं ना कहीं इस व्यक्ति का जो दबदबा है वो ज्यादा रहेगा अपने पार्टनर के ऊपर। इसलिए कहते हैं कि दोनों, इन दोनों हाउसेस के पॉइंट्स में डिफरेंस ज्यादा ना हो, 2-3 पॉइंट्स का ही डिफरेंस हो, तो वो एक अच्छी पार्टनरशिप को दिखाता है। तो इसी तरह मैरिड लाइफ का भी होगा कि आगे कैसे चलेगी, या डाइवोर्स होगा नहीं होगा, ये कैसे देखते हैं इसमें? वो सारी चीजें जब हम क्या कहते हैं अलग अलग प्लैनेट्स के भिन्नाष्टक को समझेंगे ना, उसमें अच्छा, करेंगे, तो वो चीजें हम ना वीनस के भिन्नाष्टक से समझेंगे, ठीक है मैम। ठीक है। क्योंकि जो जो प्लैनेट जिन चीजों के कारक होते हैं ना, अष्टक वर्ग में कारक सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। हमें अपनी लाइफ का कुछ भी इवेंट देखना है किसी चीज के लिए, तो हमें देखना है उस चीज का कारक कौन है और उसके भिन्नाष्टक में हम उसको देखेंगे, ठीक है। आज भी मैंने एक चीज और पढ़ी थी, अपने अष्टक वर्ग की किताब है मेरे पास, विनय आदित्य की, हाँ जी, उसमें पढ़ा था जातक भिखारी का जीवन जिएगा यदि उसके लग्न में, नवम भाव में, दसम में और एकादश में 25 से कम पॉइंट्स हो, 21 या 22 या और कम बिंदु हो, तो वो और कम बिंदु हो और त्रिकोण स्थानों में अशुभ ग्रह बैठे हो। ये एक बार
समझाएंगे कैसे? हाँ, इसका यही तो मतलब है। देखिए, हमने क्या कहा, हमने पहले ही शुरू में मैंने ये बात बोली थी कि अगर किसी के 9th 10th और 11th हाउस में अगर पॉइंट्स ज्यादा हैं, तो व्यक्ति जीवन में कभी निर्धन का जीवन नहीं जीता, चाहे भले उसकी एवरेज लाइफ चले, लेकिन वो धन के लिए कभी दुखी नहीं होगा। ठीक है। अब यहाँ पर इसका हमने उल्टा कर दिया कि अगर इन तीनों में, और लगन तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है ही है, ठीक है, लगन को तो हमें इग्नोर कभी करना ही नहीं है किसी भी चीज के लिए। तो हमने लगन में कहा कि लगन में हमारे पॉइंट्स, तो ये 4 हाउस हमारे सबसे स्ट्रॉन्ग हाउसेस होने चाहिए। अब दूसरी बात मैंने अभी क्या बोली थी, जो मैं अभी करवा रही थी, मैंने उसमें बोला था कि किसी भी हाउस का जब हम बल देखते हैं तो हम उसके टाइम को जरूर देखते हैं, है ना। तो हमने ये कहा कि अगर इन हाउसेस में, उन्होंने सबसे कुंडली के सबसे इंपॉर्टेंट हाउस 4 ले लिए, 9, 10th 11th और लगन, इन्हीं पे पूरा चार्ट डिपेंड होता है। अगर इन हाउसेस के साथ, इन हाउसेस में पॉइंट्स भी कम हो, साथ में इनके टाइम में अशुभ ग्रह बैठे हो, अभी मैं क्या बोल रही थी, शुभ ग्रह बैठे हो तो वो उसको बल देते हैं। जैसे मैंने 11th के लिए बोला कि यहाँ पे सन बैठ गए जो कि 5th लॉर्ड है, मरकरी बैठ गए जो 3rd लॉर्ड ही है, वो अपने हाउस के हैं, यहाँ पर 7th में मंगल बैठ गए जो कि लग्नेश है इस चार्ट के लिए, तो ये भी शुभ है। तो ये इन तीनों हाउसेस को स्ट्रेंथ दे रहे हैं। अब यहीं पर अगर पापी ग्रह बैठ जाते, यहाँ पे मरकरी ना होते, सन ना होते, सैटर्न आ जाते, यहाँ पे भी राहु केतु आ जाते, है ना, 7th हाउस में या 11th हाउस में, तो ऐसे में हम क्या कहते हैं कि आप गेम्स को तो भूल जाओ, जिंदगी स्ट्रगल में ही निकल जाएगी। तो कहने का मतलब वो जो 3 नियम यहाँ पे बोले थे मैंने कि उसके टाइम के पॉइंट्स को टोटल करना है किसी भी हाउस की स्ट्रेंथ को देखने के लिए, उसमें बैठे हुए क्या कहते हैं उसके कारक को देखना है, उसकी कारक की स्थिति क्या है, और उसके बाद हमें उन तीनों में बैठे हुए ग्रह देखने हैं। अगर उनमें पॉजिटिव ग्रह बैठे हुए हैं तो वो स्ट्रेंथ दे रहे हैं, अगर यहाँ पे पाप ग्रह बैठे हुए हैं तो उन हाउसेस को बर्बाद कर रहे हैं। ठीक। तो अगर हमारे 9, 10th 11th और लगन तीनों ही की कंडीशन ऐसी हो जाए कि उनके टाइम से हम देखें तो हमारे पाप ग्रह भी आ रहे हैं, उनके टाइम में हम देखें पॉइंट्स भी कम है और उसके कारक भी कम पॉइंट्स के साथ बैठा है। मान लीजिए किसी का लगन है 1, 5, 9 की हमने बात की, तो हमने कहा कि इन हाउसेस में पॉइंट्स भी कम है, ठीक है। दूसरा हमने कहा यहाँ पे प्लेनेट भी नेगेटिव आ गए, सैटर्न आ गए, मार्स आ गए, यहाँ तो मार्स पॉजिटिव माने जाएंगे क्योंकि लग्नेश है, लेकिन वैसे अगर मान लीजिए लग्नेश ना होते तो, या राहु केतु आ गए, साथ में जो कारक सन है वो भी अगर कम पॉइंट्स के साथ हो गए तो समझ लीजिए वो व्यक्ति जीवन भर बीमार रहेगा, समझ रहे ना, क्योंकि हेल्थ का कारक सन है। इस तरीके से हमें देखना है सर्वाष्टक से, ठीक है। एक बोला जाता है कि जैसे हम अपने ये टाइम जो लेते हैं, टाइम हमारी कुंडली की सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं कि 1, 5, 9 जो हमारा फर्स्ट 5 और 9 है, ये हमारे वो होते हैं, धर्म त्रिकोण होता है। तो अगर ये तीनों हमारे बली होते हैं, मतलब इन तीनों पॉइंट्स, इनके हम पॉइंट्स टोटल करें और इनके पॉइंट्स अगर हमारे ज्यादा आते हैं एवरेज से, तो हम ये कहते हैं कि वो व्यक्ति बहुत अच्छा धर्म कार्य करने वाला होता है, धर्मात्मा होता है, दान पुण्य करने वाला होता है ज्यादा। इसी से 159 के पॉइंट्स बाकी की कुंडली के पॉइंट्स से ज्यादा हैं। मतलब आप कह रहे हो 159 के पॉइंट्स ज्यादा आए, अगर हम ऐड करें किससे ज्यादा आए, बाकी कुंडली के पॉइंट से? देखिए चारों टाइम के टोटल करो, चारों टाइम का टोटल करो। अच्छा ठीक है, समझ ठीक है गई ना। तो इनके जो नाम है उन्होंने नाम दिए हैं इस तरीके से, धर्म अर्थ काम मोक्ष, वो उनके उसके नाम दिए हैं कि अगर आपके मतलब फर्स्ट टाइम जो धर्म त्रिकोण है उसके अगर पॉइंट्स होते हैं तो उनको हम बंधु बोलते हैं। बंधु मतलब सबके लिए, सबको अपना भाई बंध समझने वाला, यानी धर्मात्मा, ठीक है। 159 के टोटल्स को हम बंधु बोलेंगे, ठीक है। 2, 6, 10 के टोटल को हम सेवक बोलेंगे। 6 हाउस आता है ना, अगर किसी का 6 हाउस बहुत ज्यादा बली होता है लेकिन उसके पॉइंट्स जो है लगन से ज्यादा हो जाते हैं, तो व्यक्ति जीवन भर नौकरी करता रहेगा, वो कभी अपना काम नहीं कर पाएगा, दूसरों की सेवा में ही उसका जीवन निकल जाएगा, ठीक है। तो 6 अगर इसमें आते हैं तो व्यक्ति सेवक होता है, अगर इनके पॉइंट्स ज्यादा होंगे तो व्यक्ति दूसरों की सेवा ही करता रहेगा। 3, 7, 11 हमारे कौन से त्रिकोण होते हैं? सॉरी, काम त्रिकोण होता है। काम माने इच्छाओं का भाव। 7th हाउस हमारा बिजनेस है, 3rd हाउस हमारा पराक्रम है और 11th हाउस हमारी इच्छाएं हैं। तो कहने का मतलब ये व्यक्ति बहुत दूर का सोच सकते हैं। वैसे भी ये वायु तत्व की राशि माने जाते हैं, वायु तत्व के भाव माने जाते हैं। तो ये कहते हैं अगर किसी के 3, 7, 11 में पॉइंट्स ज्यादा होते हैं तो व्यक्ति सबसे ज्यादा धनवान होता है।
अच्छा। वो कभी किसी दूसरे के अंडर नहीं रहता, हमेशा या तो बिजनेस करेगा या मतलब बहुत पैसे वाला रहेगा। ये व्यक्ति बहुत धर्मात्मा टाइप का होगा, सबके लिए अच्छा सोचने वाला होगा। ये व्यक्ति दूसरों की सेवा में जीवन निकाल देगा, कभी मतलब दूसरों ही की चाकरी करता रहेगा। ये व्यक्ति सबसे ज्यादा धनवान होगा। और 4, 8, 12 वाला व्यक्ति, जिसके इस भाव में सबसे ज्यादा पॉइंट होंगे 4, 8 और 12 में, वो व्यक्ति हमेशा जीवन नर्क जैसा जिएगा। मतलब दूसरों के कर्जे में दबा हुआ है, परेशानियों गरीब होगा, बीमारियों गरीब में, होगा। उन्हीं में उसका जीवन निकल जाएगा। अगर इन चारों में से सबसे ज्यादा पॉइंट्स इसके हो गए तो। अब हमें यहाँ देखना होता है, हमेशा पॉइंट्स का हमें ये डिफरेंस जरूर देखना है कि किसी के पॉइंट्स अगर सभी में मिलते जुलते थोड़े 2 एक ऊपर चल रहे हैं, तो इसका मतलब उसकी लाइफ एवरेज चलेगी, थोड़ी बहुत परेशानियां भी, थोड़ा बहुत बढ़िया भी, हर चीज। लेकिन किसी किसी के चार्ट में ऐसी कंडीशन बन जाती है कि डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाता है। तो जिस हाँ, मोक्ष त्रिकोण कहते हैं। मोक्ष आदमी कब मांगता है? वो तब मांगता है जब वो जिंदगी से परेशान हो जाता है। यानी ये त्रिकोण उसका अगर बली है, तो वो व्यक्ति हर समय कहेगा भगवान मुझे मौत दे दो। मैडम एक चीज और है, क्या 6, 8, 12 का भी टोटल कर सकते हैं क्या? इससे क्या देखते हैं? 6, 8, 12 का टोटल हम जब करते हैं तो हम ये कहते हैं कि जैसे एक हमें बताया जाता है कि अगर हम अपनी कुंडली के जो शुभ भाव हैं, ठीक है ना, जैसे ये हमारे केंद्र और त्रिकोण के होगा, और इसमें हमने सेकंड हाउस को भी इंक्लूड कर लिया। इसके लिए बुक्स में दिया गया है कि हम तीर्थ और विद्या के नाम से इनको बुलाते हैं। लेकिन वहां पर हम ये कहते हैं कि अगर 6, 8, 12 में आपके पॉइंट्स ज्यादा होते हैं तो आपको जीवन में कष्टों का सामना बहुत करना पड़ता है। लेकिन आज की कंडीशन में वो चीजें हमारी अप्लाई नहीं होती हैं। ये पुराने नियम है, क्योंकि पुराने नियम में तो कहते थे हम कि छठा हाउस हमारी जिंदगी का स्ट्रगल होता है, बहुत समस्याएं देता है। 8th हाउस जीवन में अप एंड डाउन देता है। सेकंड हाउस जो है हमें 12th हाउस जो है हमें घर से दूर भगा देता है। नहीं, इसमें ये था मैडम, मेरे इसमें लिखा हुआ था कि अगर हम छठे, 8वें और 12वें घर के बिंदुओं का योग करें, यदि योग 76 से कम आए तो आय व्यय से अधिक होगी, और अगर संख्या 76 को तीर्थ का नाम दिया गया, ये चीज नहीं समझ में आ रही थी मुझे, इसलिए मैं पूछा। हाँ, यही मैंने आपको बोला ना कि देखिए, अभी मैंने आपको क्या बोला कि ये जो हमारे 4 घर हैं केंद्र वाले, और ये 2 हमारे हो गए त्रिकोण के, और एक सेकंड हाउस हमारा धन भाव होता है। इन हाउसेस का अगर हम टोटल करते हैं तो उसे हमने वित्या बोला। वित्या मतलब धन, है ना। और उसे हमने तीर्थ बोला। 6, 8, 12 को हमने तीर्थ बोला, ठीक है। तो तीर्थ का मतलब है धर्म स्थान, जिसे हम कहते हैं। तो इसमें उन्होंने कहा कि अगर आपके, जिसको हम तीर्थ बोल रहे हैं, यानी 6, 8, 12 के पॉइंट्स की हम बात कर रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि ये पॉइंट्स जो है, अब 28 का एवरेज निकालिए, है ना। यानी कितना हो जाएगा हमारा 76, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इसमें एवरेज से ज्यादा पॉइंट्स नहीं होने चाहिए, वो लोग ये बोल रहे हैं। मतलब बुक में ये लिखा है कि ये पॉइंट्स जो है 76 से ज्यादा ये तो 84 हो जाता है, 84 होता है, हाँ, 76 से 84 सॉरी, आएगा, मतलब हम सॉरी 84 टोटल हो जाता है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि इसमें एवरेज से भी कम पॉइंट्स होने चाहिए, एवरेज से इसमें ज्यादा पॉइंट्स नहीं होने चाहिए। 76 से कम, 76 से भी कम होने चाहिए, यानी इसकी एवरेज ही 84 है, उसके बाद वो 84 से भी कम कर रहे हैं, है ना, 76 कर रहे हैं। तो यानी उन्होंने करीब करीब 3 नंबर सारे पॉइंट्स में से कम कर दिया, 25 से ऊपर नहीं होने चाहिए इनके पॉइंट्स। तो ये उस कंडीशन में बोला जा रहा है, ये तब बोला गया था जब हम ये चाहते थे कि हमारे जीवन में संघर्ष हमें नहीं झेलना है। आज के टाइम में तो हर कोई संघर्ष झेलने के लिए तैयार है ना। आज के टाइम में तो कोई भी स्ट्रगल करने के लिए तैयार है। अब जैसे लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, जुए सट्टे खेलते हैं, लॉटरी में पैसा लगाते हैं, लोगों को लगता है अचानक से हम बहुत पैसे वाले हो जाएंगे। उनको पता है कि अचानक से हम बहुत गरीब भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी वो ये काम करते हैं। तो और आजकल चलता भी बहुत है शेयर मार्केट वगैरह। आजकल विदेश जाना किसी को बुरा नहीं लगता, हर आदमी विदेश जाने के लिए बैठा है तैयार। ये उस समय की बातें हैं जब कहते थे कि नहीं, विदेश घर दे, कोई भी अपने गांव से तो तब निकल के जाता है जब उसका अपने गांव में गुजारा नहीं हो रहा होता। जैसे एक बेसिक सा नियम हम बोलते हैं कि विदेश जाना तभी तय होता है जब उसका 4th हाउस बहुत पीड़ित हो। क्या आज के टाइम में वाकई आप मानते हो कि जो अपने घर से परेशान होगा वही विदेश जाना चाहेगा?
आज के टाइम में तो बल्कि जो अपने घर में जितने ज्यादा खुशी हैं वो भी विदेश जाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। तो अब ये नियम उतना अप्लाई नहीं होता है। ये उन लोगों के लिए जरूर अप्लाई होगा जो ये कहेंगे कि नहीं भाई हम तो 2 रोटी खाएंगे लेकिन हमें तो चैन की खानी है, हम तो अपने घर में खाएंगे, अपने परिवार के साथ खाएंगे, हम तो अपना खुश रहेंगे। उनके लिए ये नियम अप्लाई होगा कि 6, 8, 12 में जो है हमारे 76 से ज्यादा पॉइंट्स नहीं होने चाहिए। लेकिन अगर कोई कहता है नहीं मुझे जीवन में राइज करना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे विदेश जाना है, मुझे बहुत पैसा कमाना है, मैं परेशानियां उठाने के लिए तैयार हूँ, मैं दुख झेलने के लिए तैयार हूँ, तो उनके लिए ये नियम काम नहीं करेगा आज। मैम एक चीज और है, इसमें एस्पेक्ट और ये नक्षत्र वगैरह नहीं देखते, इसमें सिर्फ पॉइंट्स नंबर्स देखेंगे ना। देखिए अष्टक वर्ग में तो सिर्फ नंबर्स ही देखेंगे, लेकिन क्योंकि अष्टक वर्ग खुद में कोई कंप्लीट टेक्निक है नहीं, वो वैदिक का ही एक पार्ट है। हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि कोई भी हाउस बली तब होता है जब उस हाउस में पॉइंट्स भी ज्यादा हो और उसमें बैठे हुए प्लैनेट भी बली प्लैनेट हो, तो वो उस हाउस को बल देते हैं। क्योंकि हमने क्या कहा था शुरू में, हमने ये कहा था कि जो प्लैनेट है, अब जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे जुपिटर को ले लेते हैं, मान लीजिए 9th लॉर्ड है वो इनके जुपिटर, हम कह रहे हैं कि ये जो गुरु हैं ये कितने स्ट्रांग हैं, यहाँ पर इनका भाग्य जो है वो कितना बली है। तो हमने गुरु को देखा, हमने कहा गुरु भाई कहते हैं कि त्रिकोण के स्वामी होकर त्रिकोण में बैठे हुए हैं, अपने मित्र की राशि में बैठे हुए हैं, मित्र द्वारा दृष्ट बैठे हुए हैं, हम इनकी पॉजिटिव स्थिति मान रहे हैं। हम नक्षत्र को भी देख लेते हैं जी, ये हमारे 6, 8, 12 नक्षत्र में, सॉरी 3, 5, 7 नक्षत्र में तो नहीं आते, क्योंकि हम क्या कहते हैं हमारे जन्म नक्षत्र से तीसरा, 5वां और 7वां नक्षत्र अशुभ नक्षत्र होता है, ठीक है ना। तो हमारी उसकी कैटेगरी में तो नहीं आ रहे। उस तरीके से हम इस प्लेनेट को देखते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमने क्या कहा कि जुपिटर खुद में कितना स्ट्रांग है, ठीक है ना। लेकिन जब हमने उसके पॉइंट्स देखे, हम उसके भिन्नाष्टक में गए, हमने देखा जुपिटर जिस साइन में बैठे हुए हैं, एरीज में बैठे हैं, उसमें उनको 7 पॉइंट्स मिले हुए हैं। इसका मतलब हम ये कह रहे हैं यहाँ बैठे हुए जुपिटर खुद भी स्ट्रांग है, क्योंकि वो त्रिकोण के स्वामी होकर त्रिकोण में ही बैठे हैं, वो अपने मित्र की राशि में बैठे हैं, ठीक है। मान लीजिए नक्षत्र के अकॉर्डिंग भी हम बोलते हैं कि वो एक अच्छे नक्षत्र में बैठे हैं। इनके लिए नेगेटिव नक्षत्र कौन से होंगे, इनका जो जन्म है वो मघा नक्षत्र का है, मघा से 3rd, 5 और 7। तो अगर मघा नक्षत्र का है तो ये तीनों इनके लिए अच्छे नक्षत्र नहीं है ना। ये तीनों इनके लिए, मार्स के तीनों नक्षत्र इनके लिए अच्छे नक्षत्र नहीं है, और ये जुपिटर के तीनों नक्षत्र इनके लिए अच्छे नक्षत्र नहीं है। इनके अलावा ये अगर किसी और नक्षत्र में होते हैं, अश्विनी मेष राशि में कौन कौन से वो आ सकते हैं, क्योंकि ये मेष राशि में बैठे हैं ना, मान लीजिए अश्विनी में बैठे हैं या ये भरणी में बैठे हैं, ठीक है, मुझे अभी ध्यान नहीं इनकी डिग्री क्या है। अगर कृतिका में बैठे होते तो ये नेगेटिव होते, अगर ये अश्विनी या भरणी में बैठे हैं तो या तो ये मित्र नक्षत्र में है या अति मित्र वाले नक्षत्र में है। ये चीजें आपको क्लियर है सर? ये जो मैं नक्षत्रों का बोल रही हूँ, ये जो बोलते हैं जन्म नक्षत्र जी क्लियर। अच्छा एक चीज और बता, जैसे आपने बताया जुपिटर एक तो 9th हाउस है वो त्रिकोण का हो गया, और दूसरा बैठा है 12वें घर में। कौन बैठा है 12वें घर में? नहीं 9th और 12th देख रहे हैं ना जुपिटर। अच्छा 12th का लॉर्ड है वो दोनों, हाँ वही कह रहा हूँ, दोनों के स्वामी है ना। हाँ जी। तो हम त्रिकोण में तो उनको अच्छा मानेंगे और 12th में इसको क्या देखेंगे? देखिए जब भी हम किसी प्लैनेट को पॉजिटिव या नेगेटिव बोलते हैं ना, तो हम किसके आधार पर बोलते हैं? मैंने बोला था एक तो हम उसके हाउस की लॉर्डशिप के अकॉर्डिंग बोलते हैं, दूसरा हम बोलते हैं उसका लग्नेश के साथ क्या संबंध है, ठीक है। पहला नियम हमने कहा भाई हम इनकी हाउस की लॉर्डशिप देखेंगे, तो हमने कहा एक हाउस तो इनका पॉजिटिव हाउस है और एक हाउस इनका नेगेटिव हाउस है, जी जी ठीक है। तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होने पे हम क्या बोलेंगे, मिश्रित हो गए, एवरेज हो गए, है ना बहुत अच्छे ना बहुत बुरे। ठीक। अगर दोनों खराब होते तो हम कहते कि भाई ये नेगेटिव हाउस के लॉर्ड है। अगर दोनों पॉजिटिव होते, एक केंद्र और एक त्रिकोण के स्वामी हो जाते, तो हम कहते बहुत अच्छे प्लैनेट है, योग कारक है, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक रूल रहता है किसी भी प्लैनेट को बोलने के लिए। ठीक है। तो हमने कहा कि हाउस की लॉर्डशिप के अकॉर्डिंग तो ये एवरेज है, एक अच्छे भाव के स्वामी एक बुरे भाव के स्वामी है। फिर हम दूसरे नियम पे गए, लग्नेश के ये क्या है, लग्नेश के ये मित्र हैं, तो फिर हम इनको पूरी तरह से पॉजिटिव प्लैनेट मानेंगे, ठीक है ना। अब जैसे किसी और प्लैनेट की लेते हैं हम, जैसे हमने शुक्र के लिए कहा,
शुक्र जो है यहाँ पर सेकंड हाउस के वो तो मारक ही है, तो पूरी तरह से नेगेटिव ही हो गए, ना ही तो वो लग्नेश के मित्र हैं और ना ही कोई उन्हें पॉजिटिव हाउस मिला हुआ है, क्योंकि पॉजिटिव में हमारा त्रिकोण जरूर आना चाहिए कोई ना कोई, तब हम उसे पॉजिटिव मानते हैं। अगर दोनों ही केंद्र के स्वामी हैं तो फिर हम उसे न्यूट्रल मानकर चलते हैं। अगर दोनों केंद्र, अब जैसे यहाँ पे मून है, मून पे एक ही साइन है, केंद्र के स्वामी है, तो हम देखेंगे वो लग्नेश के क्या लगते हैं। अब मान लीजिए मकर साइन है, मकर लगन का चार्ट है किसी का, तो मून जो है 7th हाउस के लॉर्ड हो जाएंगे। तो उस कंडीशन में क्या होगा, हाउस में तो वो केंद्र के स्वामी है लेकिन वो लग्नेश के मित्र नहीं है, तो उस कंडीशन में मून जो है पॉजिटिव प्लैनेट नहीं रहेंगे। ठीक है ना, तो हमें इन दोनों एंगल पे चेक करना है, एक उनकी लॉर्डशिप पे और दूसरा लग्नेश के साथ उनके संबंध पे। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि हमने जुपिटर की, पहला हमने कहा कि वो कुंडली के एक शुभ प्लैनेट है क्योंकि वो एक शुभ भाव के भी स्वामी है, दूसरा वो लग्नेश के मित्र हैं, कुंडली के शुभ स्थान में बैठे हुए हैं। हमने कहा कि वो क्या कहते हैं, मित्र, मान लीजिए किसी अच्छे नक्षत्र में भी बैठे हुए हैं, मित्र तारा में है, अति मित्र तारा में है, तो ऐसी कुंडली में हम सिर्फ बोल रहे हैं कि जुपिटर खुद बहुत स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इन स्ट्रॉन्ग प्लैनेट को बाकी प्लैनेट कितना फेवर करते हैं, कितना सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो बाकी प्लैनेट की सपोर्ट देखने के लिए हमें अष्टक वर्ग देखना होता है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर, मान लीजिए इस हाउस में 34 ही पॉइंट होते, लेकिन अगर हम इनके अपने भिन्नाष्टक में देखते और इनके अपने भिन्नाष्टक में यहाँ पर बहुत कम पॉइंट्स होते, जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें तो इनके भिन्नाष्टक में सबसे ज्यादा पॉइंट्स हैं, तो यानी इनकी यहाँ की प्लेसमेंट को कुंडली के 7 प्लैनेट जो है वो सपोर्ट करते हैं। यानी इस चार्ट की अगर हम बात करें तो हम कहें इस कुंडली का सबसे जो स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है वो ही जुपिटर है, क्योंकि वो खुद भी बहुत स्ट्रांग है और उसे बाकी सभी प्लैनेट सपोर्ट भी करते हैं, फेवर भी करते हैं। अष्टक वर्ग हमें प्लैनेट को बाकी प्लैनेट से मिलने वाले फेवर को बताता है, क्योंकि वैदिक में हम जो ट्रांजिट देखते हैं वहां पे हम सिर्फ मून से ट्रांजिट देख लेते हैं कि भाई मून अगर यहाँ पर है, इस साइन में है, तो बाकी प्लैनेट कहाँ कहाँ ट्रांजिट कर रहे हैं, इस हाउस में उनका ट्रांजिट अच्छा है, इस हाउस में उनका ट्रांजिट अच्छा नहीं है। लेकिन अष्टक वर्ग एक ऐसी टेक्निक है जो हर प्लैनेट का हर प्लैनेट से ट्रांजिट बताता है। इसमें हमने जो पॉइंट्स लिए हैं, हमने किस आधार पे लिए हैं, हमने कहा अगर सैटर्न इस हाउस में है तो वो जुपिटर को किस किस हाउस में फेवर करते हैं, वो सन को किस किस हाउस में फेवर करते हैं, वो मून को किस किस हाउस में फेवर करते हैं, है ना। यानी हम हर प्लैनेट से हर प्लैनेट के लिए ट्रांजिट देख रहे हैं। इसी तरीके से हम हर प्लैनेट के, इसलिए हमने 8 भिन्नाष्टक बनाए हैं, हर प्लैनेट के लिए देखा है इसकी यहाँ की प्लेसमेंट को कितने लोगों ने फेवर किया, इसकी यहाँ की प्लेसमेंट को कितने लोगों ने फेवर किया। इसी तरीके से अष्टक वर्ग में अब जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक पॉइंट्स मिला हुआ है, मरकरी का भिन्नाष्टक है, मरकरी के भिन्नाष्टक में धनु राशि में उनको एक ही नंबर मिला है सजिटेरियस साइन में, इसका मतलब उनके लिए ये हाउस बहुत वीक है। तो इसका मतलब जब जब मरकरी, कुंडली के कितने ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट क्यों ना हो, कितने ही बली प्लैनेट क्यों ना क्यों हो, लेकिन जब जब वो इस साइन में ट्रांजिट करेंगे उनके नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे, उस दौरान इनके डिसीजन सबसे ज्यादा गलत होंगे। और अगर किसी साइन में जीरो, मतलब किसी साइन में 0 पॉइंट मिल गया किसी प्लैनेट को, तो वहां तो उसके कारक तत्व तो सारे खराब हो जाएंगे। और अगर उस साइन पे किसी क्रूर ग्रह ने ट्रांजिट किया, अब जैसे मान लीजिए यहाँ धनु राशि की हमने बात की, यहाँ पे मान लीजिए मरकरी को 0 ही पॉइंट मिला होता, या जैसे यहाँ पर हम इनकी सैटर्न की बात करें, सैटर्न को यहाँ पे 0 ही पॉइंट मिला होता, तो और ऐसी कंडीशन में यहाँ पे इस साइन पे, लिब्रा साइन पे राहु का ट्रांजिट आ जाता, या मार्स का ट्रांजिट आ जाता, या राहु मार्स दोनों का ट्रांजिट एक साथ आ जाता, तो ऐसी कंडीशन में सैटर्न जिन हाउसेस के लॉर्ड हैं उन हाउसेस के रिजल्ट बहुत खराब हो जाते हैं। अब यहाँ जैसे यहाँ पे 10th और 11th के लॉर्ड हैं, तो उस दौरान इनका काम धंधा बिल्कुल ठप हो जाता, नाम मान प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंच सकता था। इस तरीके से हम किसी भी भिन्नाष्टक से हम देखते हैं कि उस कौन सा साइन उसके लिए कितना स्ट्रांग है, किस साइन में बाकी प्लैनेट्स उसको कितना फेवर कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें अष्टक वर्ग और वैदिक को हमेशा साथ लेकर चलना है। हमें ये नहीं समझना कि पॉइंट्स ज्यादा होने से ही हम बात कर रहे हैं, या हम प्लैनेट की खुद की स्ट्रेंथ को कितना देख रहे हैं। पर मेन हम नक्षत्र
सब लेके चल रहे हैं। हाँ जी, नक्षत्र और सब प्लैनेट्स के कारक तत्व सब कुछ लेके चल रहे हैं। हम एक तरीके से हम वैदिक पढ़ रहे हैं, तो वैदिक पढ़ने के साथ-साथ हमें वैदिक के दोनों नियम साथ लेकर चलने हैं। हमने प्लैनेट की खुद की स्ट्रेंथ को भी समझ के चलना है और हमें प्लैनेट को मिलने वाले बाकी प्लैनेट्स की स्ट्रेंथ को भी लेके चलना उसके है। कारक तत्व को भी लेके चलना है, उसके नक्षत्र को भी लेके चलना है। तो हम प्लैनेट की खुद की स्ट्रेंथ हम कहते हैं कि वो कुंडली के कैसे हाउस में बैठा है, कुंडली के कैसे साइन में बैठा है और कुंडली के कैसे नक्षत्र में बैठा है। तो उसके अकॉर्डिंग हम कहते हैं ये प्लैनेट खुद कितना बली है। और जब हम अष्टक वर्ग देखते हैं तो हम देखते हैं ये बाकी प्लैनेट्स का इसको कितना फेवर है। अब यहाँ पर वो जिस साइन में बैठे हैं उस साइन में भी पॉइंट्स ज्यादा है, मतलब सर्वाष्टक में भी पॉइंट्स ज्यादा है, उनके अपने भिन्नाष्टक में भी पॉइंट्स ज्यादा है। एक थर्ड लेवल हमारा आता है कक्षा का नियम, वो हम अगली क्लास में करेंगे। उस कक्षा के अकॉर्डिंग भी अगर वो बली होते हैं तो वो प्लैनेट अष्टक वर्ग के अकॉर्डिंग पूर्ण बली हो जाता है। ठीक है, चलिए। अच्छा, जैसे हमने एक ये चीज जो हमने बोली अभी ना, जो भी सर ने बोली 9, 10th और 11th हाउस की बात, ये हम लगन से बात कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब हमारा 9th हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस बली है, तो हमें जीवन में कष्टों का सामना कम करना पड़ता है। और ये हाउस हमारे वीक है तो हमें कष्टों का सामना ज्यादा करना पड़ता है। इसी तरीके से अगर हम अपने सिर्फ अपने करियर की बात करते हैं, ये तो हमारे लगन से 9, 10th 11th है। ठीक है ना। अगर हमें बात करना है कि क्या हमारे करियर में भी, क्योंकि कई बार क्या होता है हमारा करियर अच्छा चल रहा होता है लेकिन जीवन में हम कहीं अलग जगह पे प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं। तो हमें करियर को देखने के लिए क्या करेंगे, हम सैटर्न से देखेंगे। अब इनके तो चार्ट में सैटर्न भी लगन में ही बैठे हैं। मान लीजिए किसी के सैटर्न कहीं और बैठे होते तो फिर हम सैटर्न से 9, 10th और 11th हाउस देखते हैं। अगर हमारे सैटर्न से 9, 10th और 11th हाउस वीक होते हैं तो हमारे पास, देखिए हमने कहा कि लगन से मान लीजिए हमारे 9, 10th और 11th हाउस स्ट्रॉन्ग है। हम कह रहे हैं जीवन में हमें मान सम्मान भी प्राप्त होगा, हमें गेन्स भी होंगे, हमें हर तरह की सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी। लेकिन हम ये कहते हैं सैटर्न से जो है 9, 10th 11th हमारे वीक हैं। अगर किसी के सैटर्न कहीं और प्लेस्ड है और वहां से हम 9, 10th और 11th को देख रहे हैं तो हमें कहेंगे उनके पास ये सारी चीजें होंगी जरूर, लेकिन हो सकता है ये चीजें उनके पास पैतृक ही हो, उन्होंने अपने करियर से कुछ ना बनाया हो। तो उनकी अपनी इमेज से, उनकी अपनी मेहनत से जो चीजें बनी होंगी वो चीजें हम सैटर्न से 10th हाउस से, 9, 10th और 11th से देखेंगे, क्योंकि सैटर्न हमारे 10th हाउस के लॉर्ड होते हैं और कर्म के कारक होते हैं। ठीक है ना। तो ऐसे में हम ये सैटर्न हमेशा जहाँ सैटर्न बैठे से। हैं वहां से देखेंगे या 10th हाँ, हाउस से देखेंगे? नहीं सैटर्न जहां बैठे हैं, मान लीजिए मैं ये कहती हूँ कि सैटर्न जो है किसी की चार्ट में इस हाउस में बैठे हैं, 6th हाउस में, तो यहाँ से ये 7, 8, 9 तो हम सेकंड हाउस लेंगे, थर्ड हाउस लेंगे और 4th हाउस लेंगे। हम इन तीनों की स्ट्रेंथ देखेंगे। अगर हमारे ये तीनों हाउस बली होंगे तो हम कहेंगे ये व्यक्ति अपने कर्मों से बहुत नाम कमाएगा। ठीक है। ठीक है। और अगर हम लगन से देख रहे हैं, लगन से हम 9, 10th और 11th देख रहे हैं तो हम कहेंगे इस व्यक्ति को जीवन में सब कुछ मिलेगा। अब वो इसको अपने कर्मों से मिल रहा है या इसका क्योंकि इसका पैतृक था सब कुछ और वही इसको मिल गया है, वो एक अलग चीज है ना। और अगर यहाँ कम होंगे, जैसे हमने देखा सपोज शनि 6th हाउस में बैठा है और यहाँ से सेकंड, थर्ड, फोर्थ के कम है पॉइंट्स, तो हम क्या कहेंगे? तो इसका मतलब उनके पास और उनके इन हाउसेस में ज्यादा हैं तो हम कहेंगे उनके पास ये सारी चीजें होंगी तो सही, लेकिन उनकी खुद की कमाई हुई नहीं होंगी। ठीक है। उनके पास नाम मान सम्मान होगा लेकिन हो सकता है उनके पेरेंट्स का दिया हुआ हो। उनके पास अच्छा खासा पैसा हो सकता है लेकिन हो सकता है वो पैसा उनके पेरेंट्स का ही हो, वो उसी पे ही नाम शोहरत पा रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल आज के टाइम पे हम राहुल गांधी का ले लेते हैं, है ना, कि भाई उनको सब कुछ मिल रहा है, मान सम्मान भी है, पैसा भी है, सब सुविधाएं भी हैं, लेकिन उनकी खुद की कमाई हुई कितनी है। जी एक बार समझे, इसके पॉइंट्स किससे ज्यादा होने चाहिए? 9, 10th 11th हाउस के पॉइंट किससे ज्यादा होने चाहिए? ये नियम तो ये कहता है इन तीनों हाउसेस में अगर पॉइंट्स ज्यादा हैं तो मतलब 30, 30, 30 हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे उसी के आसपास है, मतलब ये हाउस वीक ना हो किसी के बहुत ज्यादा, मतलब से बुरे ग्रहों की दृष्टि ना हो, ये अदर हाउस ना हो। ये मैम अदर हाउस से देखेंगे या सिर्फ इंडिविजुअली इसके देखेंगे? 9, 10 इंडिविजुअली इन तीनों को देखेंगे। ओके, ठीक है। वो अदर हाउसेस से तो हम उस कंडीशन में देखते ही हैं
कि किस हाउस से ज्यादा होने पर कैसी कंडीशन होगी, किस हाउस से ज्यादा होने पर कैसी कंडीशन होगी। अब जैसे हम शनि से देख रहे हैं, मान लीजिए हम शनि को अपने कर्म की कुंडली बना रहे हैं, है ना। अगर हम शनि को लगन बनाते हैं तो हम अपने कर्म की कुंडली बनाते हैं, और फिर हम वहां कह रहे हैं कि हमारे जो 11th हाउस के पॉइंट से ज्यादा हमारे सेकंड हाउस का वो है, तो हम ये कहेंगे हमारी मेहनत का फल जो है कोई ले जाएगा। अगर वो हमारा वीक है, हम नहीं रोक पाएंगे, हम अपने उसको नहीं कर पाएंगे, तो हम उस तरीके से समझ कर चलेंगे। ऐसे अगर हम सूर्य से लेते हैं, सूर्य से 10th 11th लेते हैं, तो हम अपने पेरेंट, अपने पापा का वो ले सकते हैं, अपने फादर के स्टेटस ले सकते हैं। मान लीजिए हमने, हमारे सन यहाँ पर हैं, सन से हमने 3rd 9th 10th 11th लिया, तो अगर हमारे इसमें पॉइंट्स ज्यादा है, तो हमारे फादर ने कुछ ऐसा किया था, उनको नेम फेम था समाज में, उनको मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति थी, या उन्होंने अपने अगर कर्मों से शुक्र किया से था। लेंगे तो वाइफ को देखेंगे, शुक्र से लेंगे तो हाँ, इसमें हम अष्टक वर्ग में हम कारक सबसे ज्यादा, कारक को ही यूज करते हैं सबसे ज्यादा। मंगल से अपनी प्रॉपर्टी कारक ही देखते देखना हैं। होता है। हाँ, मंगल से हम अपने भाई बहनों का देख सकते हैं, अपने छोटे भाई बहनों के लिए, जुपिटर से बड़े वालों के लिए। ठीक, अभी दिशाएं तो आपको सबको पता होंगी, डायरेक्शन किन किन राशियों से। अब हमें ये जो हमने ये बंधु सेवक और ये जो हमने किया था, जिसको हमने ये यहाँ पे बोला था कि एक 159 के हमने बंधु, यहाँ पे हमने भाव लिए थे, इन भाव के पॉइंट्स लिए थे। एक सेकंड, मेरा जरा लैपटॉप का चार्जर लगा। अगर हम ये कहते हैं कि अगर हमें जाना है, कहीं बाहर जाना है, जहाँ पे हमारा बर्थ हुआ है, बहुत से लोग बोलते हैं कि अगर किसी का लग्न 7th हाउस में होता है या किसी का 12th हाउस में होता है, तो उस व्यक्ति की जीवन की ग्रोथ जो है वो उसके घर से दूर जाकर होती है, उसके बर्थ प्लेस से दूर जाकर होती है। ये सुना है आपने? नहीं। हाँ, ये एक कहा बार जाता दोबारा है, बताएंगे, एक बार दोबारा बताएं। मैं यदि किसी का लग्नेश 7th हाउस में या 12th हाउस में होता है, या 7th लॉर्ड या 12th लॉर्ड के साथ होता है, मतलब 7th या 12th हाउस से उसका कनेक्शन होता है, तो ये कहते हैं उसको जीवन में ग्रोथ जो है अपने घर से, बर्थ प्लेस से दूर जाकर मिलती है। अच्छा, लग्नेश अगर 12th में हो, ये कह रहे हैं ना? हाँ जी, ठीक है। तो अब हम ये कहेंगे भाई घर से लेकिन दूर वो तो, जाएगा कब, ये कैसे देखेंगे? वो तो ठीक है कि वो तो दशाओं से ही पता चलेगा, दशाएं और ट्रांसिट ही देखेंगे। ठीक है ना। कब, देखिए कब का आंसर हमेशा दशाओं और ट्रांजिट से मिलेगा। चार्ट से हमें सिर्फ प्रॉमिस मिलता है कि आपके जीवन में ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा, आप ऐसा कर सकते हो, मतलब क्या क्या चीजें होने की पॉसिबिलिटीज है, हम सिर्फ चार्ट से ये देख पाते हैं। जब भी हमारा आंसर कब आता है, तो फिर हम दशाएं और ट्रांजिट देखते हैं। ठीक है, तो विपति म्यूट। हाँ जी, सॉरी। तो फिर क्या कहते हैं, जब हमने ये कहा कि आपको घर से दूर जाकर जो है जीवन में ग्रोथ मिलेगी, तो फिर हम ये कहेंगे किस डायरेक्शन में जाएं, कौन सी दिशा हमारे लिए फेवरेबल है। तब हम 159 साइन देखते हैं, तब हमें वहां पे 159 साइन के टोटल करने हैं, 2 6 10 के टोटल करने हैं, 3 7 11 के टोटल करने हैं। जिस डायरेक्शन का टोटल सबसे ज्यादा होगा, हमारे लिए वो डायरेक्शन सबसे ज्यादा फेवरेबल होगी। और ये डायरेक्शन तो आपको पता होंगी, 159 कौन सी डायरेक्शन होती है? ईस्ट। 159 ईस्ट, 2 6 10 साउथ, 3 7 11 वेस्ट, और 4 8 12 नॉर्थ। ठीक है ना। तो हमारे लिए ये दिशाएं फेवरेबल होती हैं। बस हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जब हम धन की बात कर रहे हैं या बंधु की बात कर रहे हैं, मतलब उनके नेचर की बात कर रहे हैं, तो हम हाउसेस के पॉइंट ले रहे हैं, और जब हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो हम साइन के पॉइंट ले रहे हैं। एक रचना मैम, एक चीज और करते हैं, जैसे यहाँ लिख रहे हैं आप साइड में, तो मैं ना हमेशा कंफ्यूज हो जाती हूँ लाल किताब के और इसके कारक में। तो एक बार जरा लिखते हैं, फर्स्ट हाउस का कारक तो जैसे मंगल ही गिना जाएगा और सूर्य भी गिना जाएगा ना, कि सिर्फ मंगल? मंगल कौन बताता है? सूर्य ही होता है सिर्फ सूर्य होता है। फर्स्ट हाउस का कारक सिर्फ सूर्य होता है। मंगल किस चीज की बताते हैं? मंगल 4th हाउस का होता है। मंगल 4th हाउस का होता है, 3rd हाउस का होता है, 6th हाउस का होता है। फर्स्ट हाउस का कारक सूर्य होता है, हमारी हेल्थ का, हमारे नेम फेम का, हमारी रेपुटेशन का, हर चीज का।
ठीक है, हमारी पर्सनैलिटी है। सेकंड हाउस के कारक होते हैं जुपिटर और मरकरी। ठीक है, जुपिटर हमारे धन के और मरकरी हमारी वाणी के। हम कैसा बोलते हैं, हम कैसा खाते हैं, हमारे संस्कार कैसे हैं, वो चीजें हमें मरकरी बताएंगे। और हमारे पास धन कितना इकट्ठा हो सकता है, वो जुपिटर बताएंगे। थर्ड हाउस के कारक सिर्फ मंगल होते हैं। ठीक है, क्योंकि हम पराक्रम कितना कर सकते हैं, हम कितना एनर्जेटिक हैं, हम कितना अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए एफर्ट्स करते हैं, वो हमें मार्स बताएंगे। थर्ड हाउस के कारक मून, मार्स और वीनस तीनों हैं। अगर हमें अपना सुख देखना है, मेंटल पीस देखना है, तो हम मून की स्थिति देखेंगे। प्रॉपर्टी देखनी है, हम मार्स देखेंगे। और अगर हमें अपनी लग्जरी देखनी है, गाड़ियां देखनी है, वाहन सुख सुविधाएं देखनी है, तो वो हम वीनस देखेंगे। फिफ्थ हाउस के कारक जुपिटर होते हैं और मरकरी होते हैं। जुपिटर किस चीज के लिए होते हैं? संतान के लिए। और सॉरी, मरकरी लिख दिया मैंने, बुध लिखना है। ये होते हैं एजुकेशन के लिए, क्योंकि फिफ्थ हाउस में हमारी कौन सी एजुकेशन आती है? जिस एजुकेशन को यूज करके हम अपने भविष्य को आगे बढ़ाते हैं, यानी जो कि कैलकुलेटिव पार्ट होता है। जैसे नाइन्थ हाउस को हम कहें धर्म स्थान है, तो इसके कारक हमारे जुपिटर होते हैं, जो कि हमें विजडम वाला ज्ञान देते हैं, नैतिक ज्ञान देते हैं। मरकरी का काम नैतिक ज्ञान देना नहीं है, इसलिए ये वीनस और मरकरी, सॉरी, जुपिटर और मरकरी एक दूसरे के शत्रु हैं। ये बिल्कुल अपोजिट बात करते हैं, जबकि दोनों ही हम ज्ञान के कारक माने जाते हैं। ठीक है, तो फिफ्थ हाउस में जुपिटर हमारी संतान के कारक हो गए और मरकरी हमारे एजुकेशन के कारक हो गए। सिक्स हाउस के कारक मार्स और सैटर्न दोनों होते हैं। सैटर्न बीमारियों के लिए कारक होते हैं और मार्स लड़ाई झगड़े और कर्जों के कारक होते हैं। सेवंथ हाउस के कारक सिर्फ वीनस होते हैं, ये हमारी पार्टनरशिप के, हमारी मैरिड लाइफ के। एट्थ हाउस के कारक सिर्फ सैटर्न होते हैं, लंबी आयु के। 10th हाउस के कारक सूर्य भी होते हैं, मरकरी भी होते हैं, सैटर्न भी होते हैं और जुपिटर भी होते हैं। 4 होते हैं। करियर है ना, किसी भी तरह का करियर हो सकता है। आप अगर गवर्नमेंट जॉब में हैं, अब आपके पास कोई व्यक्ति आता है परेशानी लेकर, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा काम, मुझे करियर में बड़ी दिक्कतें आ रही हैं, तो आप उससे पूछोगे तो आप करते क्या हो? अगर वो कहता है कि मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, या मैं कहीं ऐसी उसमें फील्ड में हूँ जहाँ पे मैं बॉस हूँ, मतलब मेरे नीचे और लोग काम करते हैं, मैं मालिक हूँ, मेरे नीचे नौकर काम करते हैं, मैं अपने नौकरों से बहुत परेशान हूँ, तो ऐसी कंडीशन में आप उनके सन की प्लेसमेंट को देखोगे, सन की कंडीशन कैसी है, सन के साथ ट्रांजिट कैसा चल रहा है, तो कहीं ना कहीं उनका सन की कंडीशन खराब हो रही है। अगर आप लेबर क्लास हो, आप कहीं जॉब करते हो, नौकरी करते हो, कहीं भी प्राइवेट नौकरी करते हो, तो वहां पर आपको सैटर्न की कंडीशन देखनी है। जहाँ पे आप कहीं फाइनेंस का काम करते हो, कहीं इस तरीके रियल उससे जुड़े हुए हो, फाइनेंस के, उससे, इन्वेस्टमेंट से, है ना, शेयर वेयर जो होते हैं उनसे, तो आप जुपिटर को देखोगे। कहीं आप कैलकुलेटिव काम करते हो, मार्केटिंग का काम करते हो, तो आप मरकरी को देखोगे। जुपिटर को किस लिए देखेंगे? फाइनेंस का काम करने के लिए, ओके। जो सिर्फ पैसे का इधर उधर खेल करते हैं। क्या करते हैं? या तो टीचिंग वाले प्रोफेशन में है, ठीक है ना, वो टीचर हो सकते हैं, या उपदेश देने वाले, या एडवाइजर हो सकते हैं, जैसे वकील वगैरह हो जाते हैं ना, सलाहकार एक दूसरे के। किसी, आजकल तो बहुत सारे ऐसे करियर हो गए जिसमें लोग सलाह लेते हैं। आजकल तो स्कूलों में भी वो आने लगे, क्या बोलते हैं उनको, जो बच्चों को गाइड करते हैं कि आप अपने करियर में आगे क्या क्या कर सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, आप ये पढ़ाई कीजिए तो ऐसा होगा, है ना। तो इस तरह के जो सारे काम होते हैं सब जुपिटर के अंडर आते हैं। या फिर जो कैश से जुड़े हुए होते हैं, अब जैसे शेयर मार्केट वगैरह हो गए, जहाँ सिर्फ पैसे का इधर उधर करना होता है, अब घट गया, अब बढ़ गया, ये हो गया, वो हो गया, तो वो सब काम जो है जुपिटर के अंडर आते हैं। ठीक है, और मार्केटिंग का काम है ना, ये मरकरी के अंदर आता है। 11th हाउस के कारक जुपिटर होते हैं। हर तरह के गेन्स हमें जुपिटर के, हमें देखना है, हमें जीवन में गेन्स कितने होंगे, हमें जुपिटर की कंडीशन देखनी होगी। और 12th हाउस के कारक सैटर्न आते हैं। मैम, किसी हाउस का कारक उसी हाउस में बैठ जाए तो उस हाउस को बली कर देता है, नुकसान पहुंचाता है, अगर वो वहां पे किसी भी युति दृष्टि में ना हो तो। क्या मतलब? अब मतलब किसी भी हाउस में कोई कारक बैठा है, मान लीजिए जुपिटर 11th हाउस में बैठे हैं, हम कहेंगे बहुत अच्छे हैं ये, है ना, लेकिन अगर इन जुपिटर को कोई भी नहीं देखता होगा ना, कोई भी इनके साथ नहीं होगा,
तो ये उतना रिजल्ट नहीं दे पाएंगे अपना। अच्छा मैम जैसे थर्ड हाउस में मंगल बैठा है, कारक का अपने भाव में आना, अगर वो यहाँ के लॉर्ड होके बैठे, मैम कहते कार को भावनाशय, वही वही यहाँ हाँ कार को भावनाशय तो रूल है, लेकिन वो कार शनि को अगर भावनाशय शनि कभी 12th हाउस में बैठा है तो शनि नुकसान करेगा। लेकिन हमें हमेशा ये ध्यान रखना नुकसान वो किस चीज का करेगा और किस कंडीशन में करेगा। अब जैसे मान लीजिए बहुत सारे प्लैनेट्स के लिए बोलते हैं कि ये प्लैनेट इस हाउस में बैठा है, अच्छा है या खराब है। मान लीजिए किसी के जुपिटर जो है वो 12th हाउस में बैठे हैं, तो लोग क्या बोलते हैं जुपिटर के 12th हाउस में बैठना अच्छा होता है या खराब होता है? खराब होता है। नहीं, हमेशा खराब नहीं होता, हर चीज के लिए खराब नहीं होता। सेकंड हाउस के लिए बहुत अच्छा है, सेकंड हाउस के कारक हैं, 12th हाउस में जाएंगे धन के लिए बहुत अच्छे माने जाएंगे। 5th हाउस के लिए, 9th हाउस के हैं वो अपने से 4th हाउस में जाएंगे, धर्म कार्यों के लिए बहुत अच्छे माने जाएंगे, वो व्यक्ति बहुत धार्मिक होगा। लेकिन 11th हाउस के कारक हैं वो अपने से सेकंड में जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, इसके लिए बेचा है। सिर्फ ये 5th हाउस के लिए अच्छा नहीं है, संतान के लिए दिक्कतें देंगे, क्योंकि 5th हाउस का कारक अपने से 8th में जाएगा। किसी भी भाव का कारक अपने से 6, 8, 12 जाता है तो उसको नुकसान पहुंचाता है। अगर अच्छे भावों में जाता है तो उसके लिए अच्छा करता है। मैम एक बात और बताओ, जैसे थर्ड हाउस में मंगल है उच्च का और जुपिटर 10th हाउस में है, वहां गुरु बैठा हुआ है, मतलब 10th हाउस में जुपिटर है लेकिन उसको दृष्टि दे रहा है, तो उसका खराब तो नहीं करेगा ना फिर मंगल का? मंगल अगर 3rd हाउस में बैठा है, जुपिटर 10th हाउस में बैठा है। हाँ, और मंगल है भी उच्च का। देखिए जब भी कोई प्लैनेट किसी को देखता है तो हम सिर्फ एक एंगल हमने ये देखा कि हाँ वो उस हाउस को देख रहा है, वो उस लॉर्ड को देख रहा है, उस प्लैनेट को देख रहा है, ठीक है। तो अपना नेचर तो वो उसको देगा, वहां अग्रेशन तो थोड़ा देगा। 3rd हाउस में बैठा हुआ मंगल 10th हाउस को भी देख रहा है, तो आपके करियर वाले प्लेस पे आप अग्रेसिव तो रहेंगे, लेकिन अग्रेसिव के साथ अगर आपका मंगल शुभ प्रभाव में है, ठीक है ना, गुरु भी तो शुभ मंगल को, देखते हैं, गुरु 10th में आप बैठा है वो भी एग्रेसिव मंगल होने को की देख रहा जगह वहां पे एनर्जेटिक रहेंगे। है। नहीं, आप मेरी बात ही समझे, गुरु 10th हाउस में बैठा है वो भी मंगल को देख रहा है, तो वो उसको क्या इफेक्ट देगा? उसका अग्रेशन कम कर देगा? गुरु कैसे देख लेगा 10th हाउस में बैठ के मंगल को? 1 2 3 4 5, अच्छा 6वीं होगी, सॉरी मैं 5वीं कर रही हूँ। हाँ ठीक है ना। हाँ, सिर्फ मार्स और सैटर्न होते हैं जो एक दूसरे को देख सकते हैं उस कंडीशन में जब वो उससे 4th बैठे होते हैं, तो मार्स 4th दृष्टि से सैटर्न को देखता है और सैटर्न 10th दृष्टि से उसको देखता है, वरना अपनी स्पेशल दृष्टि से कोई प्लैनेट एक दूसरे को म्यूचुअल नहीं देख सकते। ओके ओके ओके, ठीक है। तो हमें हमेशा ये देखना होता है जब भी हम किसी प्लैनेट की बात कर रहे हैं कि ये प्लैनेट उसे देख रहा है, उसे पीड़ित कर रहा है, ठीक है। हम कहते हैं शनि की दृष्टि बहुत खराब है, ये तो इसको पीड़ित कर रहा है, वो तब तक पीड़ित नहीं कर सकता जब तक वो खुद नेगेटिव हाउस का लॉर्ड ना हो और वो उससे क्या कहते हैं किसी नेगेटिव प्लैनेट से संबंधित ना हो, कनेक्शन में ना हो। अगर वो किसी नेगेटिव प्लैनेट के साथ कनेक्शन में नहीं है, वो नेगेटिव हाउस का लॉर्ड नहीं है, तो उसकी दृष्टि हमेशा पॉजिटिव होती है। सिर्फ कितना होता है, अगर हम सैटर्न की 3rd दृष्टि की बात करते हैं तो हाँ वहां पे काम थोड़े मुश्किल से बनेंगे, क्योंकि 3rd हाउस हमारे स्ट्रगल का भाव होता है, तो वहां थोड़ी परेशानी से होंगे, लेकिन हमारा सैटर्न जो है पॉजिटिव होकर हमें देखेगा तो काम 100% होंगे। इस तरीके से हमें दृष्टियों को लेना होता है, ठीक है। और सैटर्न 10th दृष्टि से मंगल को देखेगा तो वही नियम हर जगह अप्लाई होगा ना। हमें ये देखना है ना सैटर्न कैसी कंडीशन में है, खुद उस चीज को हम कैसे भूलेंगे? सैटर्न किस कंडीशन में है या मंगल किस कंडीशन में है? देखिए मतलब कि जो देखने वाला प्लेनेट है वो हमारी कुंडली के लिए शुभ प्लेनेट है या अशुभ प्लेनेट है? अच्छा शुभ है तो अच्छा देखेगा, अशुभ है तो नहीं शुभ है तो अच्छा ही करेगा, सिर्फ अपना नेचर वो जरूर देगा। जैसे मैंने कहा कि अगर मान लीजिए सैटर्न किसी के लग्नेश है और सेकंड लॉर्ड है, दोनों हाउस पॉजिटिव या अच्छे हाउस है, ठीक है। ऐसी कंडीशन में अगर सैटर्न देखेंगे तो काम डिले जरूर करेंगे उस हाउस से संबंधित, लेकिन वो काम बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे तरीके से होंगे, ठीक है। और अगर उनपे कोई नेगेटिव प्रभाव भी नहीं है तो हमें हमेशा किसी भी प्लैनेट को ना पूरी तरह नेगेटिव मानना है ना पूरी तरह पॉजिटिव मानना है, चार्ट में देखनी है उनकी कंडीशन कैसी है, ओके। उसी के अकॉर्डिंग वो पॉजिटिव या नेगेटिव होता है। चलो अब एक लास्ट नियम और कर लेते हैं।
वैदिक के अकॉर्डिंग हम ये कैसे पता लगाते हैं कि हमारे जीवन में हम मतलब करियर में हमारे ग्रोथ का टाइम है ये? दशा देखकर दशा में क्या देखोगे कि कौन से हाउस की दशा चल, 10th हाउस की दशा चल रही है। हाँ, हमने कहा 10th लॉर्ड की दशा चल रही होगी या लगन लॉर्ड की दशा चल रही होगी, तो पॉजिटिव दशाएं होती हैं, लग्नेश की दशा या 10th की दशा, या कोई उच्च के ग्रह मतलब अच्छे ग्रह की दशा चल रही होगी तो हमारी दशा फेवरेबल चल रही है। ऐसी कंडीशन में इसके अलावा हमारा एक बेसिक जो रूल होता है वही होता है कि ट्रांजिट, क्योंकि कोई भी इवेंट होता ट्रांजिट में ही है, बिना ट्रांजिट के नहीं होता। ठीक है, तो ट्रांजिट में जब सैटर्न जो है सूर्य को देखते हैं, हमारी चार्ट के सन को अगर ट्रांजिट के सैटर्न देखते हैं तो वो समय हमारे करियर की ग्रोथ का समय होता है, चाहे वो तीसरी दृष्टि से देखें, चाहे वो 7वीं दृष्टि से देखें, चाहे वो 10वीं दृष्टि से देखें। जब भी सैटर्न ट्रांजिट में सन को इफेक्ट करेंगे तो वो समय हमारे करियर की ग्रोथ का समय होगा। ये हमारा बेसिक रूल है उसका, वैदिक का। अब हम अष्टक वर्ग से कैसे देखते हैं कि हमारा कौन सा समय हमारे करियर की ग्रोथ का होगा। इसमें हम नक्षत्र एक कैलकुलेट करके निकालते हैं और हम उस नक्षत्र पे देखते हैं, जब भी कोई शुभ ग्रह उस पर ट्रांजिट करता है तो वो समय हमारे करियर की ग्रोथ का समय होता है। अब इसके लिए हम वो नक्षत्र कैसे कैलकुलेट करके निकालेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम 10th हाउस और 6th हाउस, ठीक है, 10th हाउस हमारे करियर का है और 6th हाउस हमारे 10th का 9th है। ठीक है, और हमारे वो स्ट्रगल का है कि हम उसके लिए मेहनत कितनी कर रहे हैं, एफर्ट्स कितने कर रहे हैं, उसके पॉइंट्स को हम टोटल करते हैं। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे मैं एग्जांपल के तौर में इसको कर लेती हूँ, यहाँ पे हमने कहा 10th हाउस में कितने पॉइंट्स हैं, 33 है, प्लस 6th हाउस के पॉइंट, 6th हाउस में यहाँ कितने पॉइंट हैं, 26, ये पॉइंट्स हैं। इन दोनों को हमने टोटल किया, इस टोटल को हमें क्या करना है, इस टोटल करेंगे हम, ये 9 और 3 59 हो गया, ये हमारा है। इसको हम देखेंगे कि इसको हमारा जो जन्म नक्षत्र है, जन्म नक्षत्र की हमारी कौन सी काउंटिंग है, उससे हम जन्म नक्षत्र की संख्या से हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर अगर हम कह रहे हैं कि इनका जन्म नक्षत्र मघा है, तो इसका मतलब मघा नक्षत्र कौन से नंबर का हो गया, 10वें नंबर, 10 नंबर। ठीक है ना, तो हमने इसे 10 से डिवाइड कर दिया, 5.9, ये 9 यहाँ पे बच गया। तो अब ये जो हमारा इसका जो नीचे 9 बचा है, इस 9 में क्या करेंगे, हम 10th हाउस के पॉइंट्स टोटल कर देंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 68 हो गया, अच्छा नहीं, तो हमने 10th 33, हाउस के पॉइंट्स को टोटल करेंगे ना इस 9 में, तो हमारा ये क्या हो गया, 42, अब ये जो 42 है, इसको हमने, इसमें से हमें नक्षत्र के मल्टीपल निकाल देना। अगर हमारे 27 के अंदर ही आता है तब तो हमारा वही नक्षत्र हो जाएगा, नहीं तो हम इसमें से 27 के मल्टीपल हटा देंगे और देखेंगे कि कौन सा नक्षत्र बच रहा है। ठीक है, तो इसमें से 27 के मल्टीपल हटाएंगे तो कितना बचेगा, 15। तो जो 15वां नक्षत्र होगा, उस नक्षत्र पे जब जब ट्रांजिट हम देखेंगे, किसी दशमेश का है या सन का है, क्योंकि हमारे जो नेम फेम के, जो हमारे प्रतिष्ठा के कारक हैं, जो हमारे उच्च पद की प्राप्ति के कारक हैं, हमें देखना है कि हमारे, जैसे किसी ने कहा कि भाई मेरा प्रमोशन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, मैं ये आगे बढ़ना चाहता हूं, मैं कर लूंगा या नहीं कर लूंगा, तो जब इस नक्षत्र पर या तो सन ट्रांजिट करेंगे या आपकी कुंडली के 10th लॉर्ड ट्रांजिट करेंगे। मतलब इसमें हमने 15th नक्षत्र ही लेना है, राहु हाँ, ऐसे नहीं कि राहु का कोई भी नक्षत्र। नक्षत्र लेना है, लेकिन हमें अपने वो नक्षत्र, हमें अपने जन्म नक्षत्र से काउंट करना है। हाँ, जैसे इनके जन्म नक्षत्र से अगर मैं काउंट, अच्छा जन्म नक्षत्र से काउंट करना, ओके। हाँ, वो काउंटिंग यहाँ अश्विनी से नहीं होगी, वो उनके जन्म नक्षत्र से होगी। इसमें मगा से होगी, मघा है तो यहाँ ये 9 हो गया, और फिर 10, 11, 12, 13, 14, 15 सतभिषा नक्षत्र हो गया। ओके। तो यानी सतभिषा नक्षत्र पे जब सन ट्रांजिट करेंगे या उनके 10th लॉर्ड, अब जैसे इनके 10th लॉर्ड सैटर्न है तो सैटर्न ट्रांजिट करेंगे, तो वो इनके लिए इनके करियर की ग्रोथ का समय होगा, उस समय इनको प्रमोशन या वगैरह चीजें मिल सकती हैं। तो नक्षत्र तो थोड़े देर के लिए होता है, सिर्फ 1-2 दिन के लिए रहता है ना? क्यों 1-2 दिन के लिए क्यों रहेगा, एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का होता है, अगर सन जो इतने फास्ट चलते हैं वो भी 13 दिन रहेंगे उस नक्षत्र पे। अच्छा, रोज 1 डिग्री चलते हैं ना सन, हाँ और सैटर्न तो बहुत दिन रहेंगे। ठीक।
सैटर्न तो 1 डिग्री 1 महीने में चलते हैं, वो तो 13 डिग्री का नक्षत्र जो है 13 महीने में पार करेंगे। ठीक है ना? तो उसका सिर्फ मून की बात हम कह सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी का 10th लॉर्ड मून हो गया, तो मून जल्दी निकल जाएगा। मून तो 2 दिन में, 1 दिन में, 1.5 दिन में निकल जाएगा। हाँ, 1 दिन में निकल जाएगा। एक नक्षत्र पे, हाँ सॉरी, एक नक्षत्र 1 दिन में निकाल देता है। थोड़ा-सा ऊपर कुछ हाँ, लेकिन सन जो है वो तो 13 सवा 13 दिन रहेगा, है ना? मैम ये हमने शतभिषा कैसे निकाला, मुझे समझ ही नहीं आया। मैं पता नहीं कहाँ पर मघा से 15 देखा हमने। हाँ, हमारे सबसे पहला क्या, हमने 10th हाउस और 6th हाउस के पॉइंट्स लिए। ठीक है, समझ आ गया। उनका टोटल किया, उस टोटल को हमने 10th हाउस के पॉइंट से डिवाइड किया, और जो हमारा नीचे बचा उसको हमने 10th हाउस के पॉइंट्स में प्लस कर दिया। नहीं, हमने 59 को 10th हाउस के पॉइंट से नहीं डिवाइड करा था। 10th से मैम हमने 10 से डिवाइड कर दिया आपने, तो वही तो मैं देख रही हूँ, गड़बड़ कहाँ हुई है? सॉरी नहीं, ये सॉरी, ये है हमारे जन्म नक्षत्र की संख्या। हमने अपने जन्म नक्षत्र से डिवाइड किया है। ओके, ठीक है। ठीक है ना? मैं कह रही क्या कर दिया मैंने ये। हाँ, तो जो भी हमारा जन्म नक्षत्र है, अब जैसे यहाँ पे हमने इनका मघा नक्षत्र बोला था तो हमने 10 लिया था। ठीक है, तो जो भी हमारा जन्म नक्षत्र होगा उससे हम डिवाइड कर देंगे, और जो हमारा रिमाइंडर होगा उसमें हम 10th हाउस के पॉइंट ऐड करेंगे, और फिर हम एक नक्षत्र निकालेंगे उसमें से 27 के मल्टीपल हटा के। जन्म नक्षत्र से 15 वो नक्षत्र हमारे करियर की उन्नति को बताएगा कि हम कब हमें करियर में प्रमोशन हो सकता है, अगर यहाँ पर हमारा सन ट्रांजिट करता है या हमारा 10th लॉर्ड ट्रांजिट करता है, तो वो समय हमारे। जैसे ये तो आपने इसका मतलब अगर हमने एक रैंडमली देखना है, सपोज अपने बच्चों का देखना है कि कब लाइफ में इनकी आएगी कोई प्रमोशन का टाइम, तो उसके लिए हम ऐसे ही बिल्कुल ऐसे करके देखेंगे। हाँ, बिल्कुल ऐसे देखेंगे। उसके ऊपर हाँ, किसी कभी हमें देखना है कि भाई कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, किसी तरह की समस्या हम देखना चाहते हैं, बीमारी देखना चाहते हैं, किसी की कोई कंडीशन ऐसी हो रही है कि हमें लग रहा है कि कहीं बीमारी बड़ी तो नहीं होने वाली है, तो हम यहाँ पे जैसे हमने 6th हाउस और 10th हाउस के पॉइंट्स लिए, वहां पे हम लगन से 8th लॉर्ड ले लेंगे। 8th लॉर्ड, वहां पे हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे हम 8th लॉर्ड की बात कर रहे हैं, अष्टमेश की। ठीक है, तो लगन से 8th लॉर्ड लेंगे और सूर्य से 8th लॉर्ड लेंगे, क्योंकि सन जो है वो हमारी हेल्थ के कारक है। जैसे अगर मैं इसी चार्ट की बात करूं तो लगन से 8th लॉर्ड हो गए मार्स, है ना? तो मार्स जहां पर है वो पॉइंट ले लिए हमने। सन हमारे यहाँ पे है, सन से 8th लॉर्ड हो गए सैटर्न, वो सैटर्न जहां पे है वो पॉइंट ले लिए, ये ले लिया और ये पॉइंट ले लिए। ठीक है, लगन से 8th लॉर्ड के पॉइंट, 8th लॉर्ड जिस साइन में है, ऐसे ही सन से 8th लॉर्ड जिस साइन में है, 8th हाउस नहीं लेना है, ये हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, उनके पॉइंट्स को ले लेंगे और फिर हम यही नियम करेंगे, वही हम जन्म नक्षत्र से उसको डिवाइड करेंगे, जो बचेगा उसको हम 8th लॉर्ड के पॉइंट्स ऐड करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे 10th हाउस के 10th हाउस के पॉइंट ऐड किए थे ना, उसमें हम 8th हाउस के पॉइंट ऐड कर देंगे, ये वाले। नहीं, 8th लॉर्ड के करेंगे या 8th हाउस के? यहाँ पर जब हम स्टार्टिंग में पॉइंट ऐड करेंगे ना, जो सबसे शुरू में 2 हाउस के, तो हमें 8th लॉर्ड लेना है, लगन से 8th लॉर्ड, तब ये हाउस नहीं लेना, तब हाउस नहीं लेना। ओके। 8th लॉर्ड और किसके पॉइंट्स ऐड करेंगे? सन से 8th लॉर्ड। सन हमारे हेल्थ के कारक है ना, अगर हम बीमारी देखना चाह रहे हैं तो। इन 2 हाउसेस के वो पूछ रही हूँ मैं, एक 8th लॉर्ड के हाउस के और दूसरा लगन से 8th लॉर्ड, दूसरा सन से 8th लॉर्ड। दोनों के पॉइंट्स को हम ऐड इस चार्ट में बात करें, सन यहाँ 3rd हाउस में बैठे हैं, तो थर्ड से जो 8th है वो 10th हाउस बनेगा, यानी 10th हाउस के लॉर्ड, यानी सैटर्न जहाँ प्लेस है। नहीं, ये कंफ्यूजन हो गया थोड़ा सा, बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। आगे निकल गया, मेरे को लग रहा है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसको रब करो मैम, इसको रब करके दोबारा बताओ, ये सारा रब कर दो नीचे वाला। देखिए, हमने अभी हमने क्या किया था, हमने शुरू में 2 हाउस के पॉइंट्स टोटल किए थे। जब हम करियर में प्रमोशन देख रहे थे तो हमने कहा था हम 10th हाउस और 6th हाउस के पॉइंट लेंगे, है ना? अब हम हेल्थ देख रहे हैं, तो हेल्थ के लिए हम क्या बोल रहे हैं, हम लगन से 8th लॉर्ड जहाँ बैठा है वहां के नंबर लेंगे, 8th लॉर्ड वाले हाउस के नंबर लेंगे। तो हमने 8th लॉर्ड देखा, यहाँ पे मार्स है, तो मार्स जिस हाउस में हमने उसके पॉइंट ले लिए 26। दूसरे जो हमें प्लस करने हैं वो हमें सन से 8th लॉर्ड लेना है,
जो सन हमने कहा यहाँ पे बैठे हैं, तो सन से 8th लॉर्ड हो गया सैटर्न, हाँ तो सैटर्न जिस हाउस में बैठे हैं हमने वो टोटल कर देने हैं। ठीक ठीक है, यहाँ पे तो हमें 8th लॉर्ड लेना है। ठीक है, अब जैसे हमने इसको टोटल किया और टोटल करने के बाद हमने किससे किया, जन्म नक्षत्र से उसको डिवाइड किया, है ना, जो भी हमारा जन्म नक्षत्र आएगा 27 में से कुछ भी हो सकता है। हाँ ठीक है, तो हमने जन्म नक्षत्र की संख्या से उसको डिवाइड कर दिया। अब हमारे पास ये जो नीचे रिमाइंडर बचा था उसमें हमने क्या किया था, हमने 10th हाउस के पॉइंट ऐड किए थे, है ना। हाँ यहाँ पे हम 8th हाउस के पॉइंट ऐड करेंगे। ओके 8th 8th हाउस करेंगे यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे 8th हाउस के करेंगे। ओके ठीक है ठीक है, पहले 8th हाउस के 11 पॉइंट से ऐड करने के बाद हम जो भी अगर 27 से ज्यादा आते हैं तो हम 27 के मल्टीपल निकाल देंगे, और उस पे जब हमारे सैटर्न का ट्रांजिट होगा तो हम ये कहेंगे कि हेल्थ खराब हो सकती है। और अगर हम पहले से मतलब हेल्थ खराब चल रही है और उस पे जुपिटर का ट्रांजिट आ जाता है तो हम कहेंगे कि हेल्थ अब आपकी रिकवरी हो जाएगी, आप ठीक हो जाएंगे।